अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोनों इकट्ठे हैं और उसकी रीज़न थी कि आज हमारे एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, तो हमने कहा हम दोनों ज़रा इकट्ठे आ जाएं। तो इसलिए आज हम दोनों इकट्ठे आप लोगों के सामने आए हुए हैं। और एक बार फिर आप लोगों को वेलकम ब्लेस फ्राइडे के ब्लेस फ्राइडे सेशंस में एक बार फिर हम आप लोगों को वेलकम करते हैं। तो ऐसे ऐसे आ जाएं सारे, फिर करते हैं स्टार्ट। अच्छा तो हारून बताएं जरा ये हमारे गेस्ट आज के स्पेशल क्यों हैं? आज के स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे मेंटोर रह चुके हैं काफी बिल्कुल। लाइफ में। काफी टाइम्स पे, टाइम टू टाइम इन्होंने हमारी हेल्प की है, जगह जगह पे इन्होंने हमारी हेल्प की है। हमारे मेंटोर हैं, इनसे हमने बड़ा कुछ सीखा है। और अभी भी ये हमारी हेल्प ही करते रहते हैं, सिखाते रहते हैं हमें, और हम इनको फॉलो करते हैं फॉर श्योर। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें आप थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन दे दें और आज के टॉपिक का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। तब तक हमारे गेस्ट आते हैं, उनको हमने कहा था कि थोड़ी देर बाद आइएगा ताकि हम एक इंट्रोडक्शन दे दें। तो ही इज जस्ट ऑन बैक स्टेज, फिर हम उनको ऐड करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तब तक हारून आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अकील साहब बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने स्टार्ट किया था फ्रॉम वेरी स्क्रैच। इन्होंने तब काम स्टार्ट किया था जब पाकिस्तान में कोई डिजिटल मीडियम का कोई अता पता ही नहीं होता था किसी को। और आई थिंक 2006 से इन्होंने काम स्टार्ट किया था। इन्होंने एक कंपनी रजिस्टर की थी अपनी क्रंच प्रेस के नाम से। एज अ फ्रीलांसर इन्होंने स्टार्ट किया, उसको फिर लेते गए वो ग्रो करती गई। फिर क्रंच प्रेस में आए। क्रंच प्रेस आपको भी पता है कि काफी जगह पे सही मानी जानी साइट थी। और क्रंच प्रेस बेसिकली करती क्या थी? क्रंच प्रेस थीम्स बनाती थी, वर्डप्रेस से रिलेटेड प्लगइन्स बनाती थी। और बेसिकली मेन फोकस इनका थीम बिल्डिंग पे था। तो इन्वर्टो मार्केट पे काफी अच्छी रैंकिंग रही है अकील भाई की। तो अब आ गए हैं, तो मेरे ख्याल में बाकी ये खुद ही बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम अकील भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हारून एंड मिसबा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप सुनाएं, आप दोनों की कैसी चल रही है जनाब मैरिड लाइफ? हाउ आर अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स अकील भाई, गोइंग ऑन? एवरीथिंग इज फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, सो गुड सो फार। चले माशाल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने तो कमाल कर दिया ना, प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को मिला के रख दिया। जी बिल्कुल अकील लाइक भाई ऐसे ही मिल है। के सिंगर्स रहे तो अच्छा एवरीथिंग इज होता है। सिमिलर। अकॉर्डिंग टू, देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये दोनों चीजें मिल के रहें तो मेरे ख्याल में अच्छा भी होता है। वरना तो शायद बात करने का टाइम ही नहीं मिलता और टॉपिक ही नहीं मिलता बात करने का। तो बेटर ओके, है कि दोनों चीजें साथ साथ चलें। मतलब कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस रहती हैं, चलो। बजाय कि बंदा यू नो डिस्ट्रक्टिव साइड पे जाए। कंस्ट्रक्टिव साइड पे रहना चाहिए। एज अ चले, हस्बैंड एंड वाइफ, राइट। दैट्स वेरी पॉजिटिव। और आप लोग माशाल्लाह दोनों बहुत ही एडमायरेबल कपल हैं, और जिस तरह से आप जिंदगी को लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि आप लोगों को बहुत आगे बढ़ते हुए, बहुत तरक्की करते हुए देखें। थैंक यू सो मच अकील भाई। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आपकी बातें हमारे लिए हमेशा से बहुत बहुत मायने रखती हैं, इसलिए आप वेलकम। हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, दोनों बैठे हैं। हम में से एक बंदा आता है, आज हम दोनों ने टाइम इसलिए निकाला बिकॉज इट इज यू अकीब भाई। सो इंशाल्लाह अपने सेशन कब स्टार्ट करते हैं। तो वाओ, दैट्स सो आप स्पेशल। यस इट इज फॉर अस। सो ये आपका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने तो दे दिया एक सरसरी सा, अब आपके जुबानी सुनते हैं। जी अकील भाई, अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दें हमारे व्यूअर्स को, तो फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं सेशन। ओके, श्योर। मेरा जनाब बहुत ही हम्बल बिगिनिंग है, और कॉलेज में था। और सबसे पहले बता देता हूँ कि मैं बिलोंग करता हूँ, मैं पंजाब के मोस्ट रिमोट और अंडर डेवलप्ड एरिया भक्कर से बिलोंग करता हूँ। भक्कर की भी एक छोटी सी तहसील है मनकेरा, और इट्स अ डेजर्ट। तो अब हो ये रहा था कि
कॉलेज के एग्जाम दे चुका था, उन दिनों फ्री था। इससे पहले मुझे कुछ शौक था प्रोग्रामिंग का, कुछ ऑनलाइन काम करने का। स्कूल से ही मैं कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहा था, तो आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग। और उस फ्रीलांसिंग से मैं कुछ अर्से बाद उसी कंपनी में एज ए शेयर होल्डर काम कर रहा था। देन मैं उस कंपनी के तमाम प्रोडक्शन मैनेज कर रहा था, एंड देन आई वाज लाइक द 50% पार्टनर इन दैट कंपनी। उसके बाद मैंने कुछ अपने स्टार्टअप्स किए, और मेजरली वो स्टार्टअप्स वर्डप्रेस, एसईओ और ई कॉमर्स के अराउंड थे। इनमें से कुछ फेलियर हुए, कुछ सक्सेस हुई। और ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। इसमें फिर बातें चलेंगी तो बातें से बातें निकलती आएंगी इंशाल्लाह। जी अकील भाई, आपने अच्छा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। इतना तो खैर मैं पहले भी दे दिया था अपने गेस्ट को, तो मैं आपसे थोड़ा सा ज्यादा सुनना चाह रहा था। ओके, ज्यादा सुनना चाह रहे हैं तो चले, लेट्स डू इट इन डिटेल। जी और जी। जब भी मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, और इनिशियली जैसे होता है सभी लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ काम करते हैं, तो मैंने कुछ अपने दोस्तों को हायर किया, एक टीम बनाई, काम करना स्टार्ट किया। और एक वक्त आया कि हमें लगा कि हमारे पास डिजायर्ड टैलेंट जो है वो मौजूद नहीं। तो उस वजह से मैंने अपना जो नेटिव एरिया छोड़ा था वो छोड़ के लाहौर की तरफ मूव किया, और लाहौर में जाके एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर हाउस का सेटअप किया। इस दौरान हम लोगों की टीम, एक स्मॉल बिजनेस ऑपरेशन था। इट वाज लाइक 20-25 पीपल वर वर्किंग विद मी। और हम लोगों ने वर्डप्रेस की थीम्स बनाई एज ए प्रोडक्ट, और वी स्टार्टेड वर्किंग विद इन्वाटो। और इन्वाटो पे हम पावर एलीट आथर है। पावर एलीट आथर इज लेवल जो सेल से पहचाना जाता है कि 1 मिलियन प्लस, $1 मिलियन प्लस सेल जब आप कर लेते हैं तो आपका रैंक पावर पावर एलीट हो जाता है। तो इन्वाटो पे हमारे पास 40,000 प्लस कस्टमर्स हैं। और इसके अलावा मेरा जो मेन काम था वो सर्च मार्केटिंग से रिलेटेड था। तो उसमें मैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का काम कर रहा था क्लाइंट्स के साथ। इस दौरान में हमने जिप्पीर और पीके के नाम से एक ई कॉमर्स स्टार्टअप किया जो फेल हो गया। तो फेलियर से इंसान बहुत कुछ सीखता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फेल हुआ। और देन रिसेंटली वी आर वर्किंग ऑन स्टार्टअप नेम्ड skill.pk, जो दो मेन बिजनेसेस हैं उनके साथ साथ। इसमें मैं चाह रहा था कि जो मैंने लर्न किया और जो मेरे अराउंड जो लोग थे उन्होंने लर्न किया, स्पेशली हम लोगों ने ज़्यादातर सेल्फ लर्निंग स्किल से ही सीखते हुए आगे बढ़े। तो हम वो स्किल्स किसी तरह से जो मज़ीद लोग हैं उनमें ट्रांसफर करें। और skill.pk के अलावा जो इन दिनों हम लोग काम कर रहे हैं, इन दिनों आजकल कुछ मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, दैट्स आल्सो गोइंग ऑन। तो दीज आर फ्यू स्मॉल थिंग्स दैट आई एम डूइंग। और कोविड की वजह से मैं पिछले 3-4 महीने से घर वापस आ चुका था मनकेरा। तो आई एम वर्किंग रिमोटली। और जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने अपनी होल टीम को अपने अपने घरों को भेज दिया, ताकि कोई मिस ना हो या कुछ ऐसा ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। एवरीवन इज वर्किंग फ्रॉम देयर होम एंड थिंग्स आर गोइंग प्रीटी वेल। तो ये शॉर्ट सा इंट्रो चला। जबरदस्त। अकील भाई, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे तो बड़े बड़े सिटीज में रह के लोगों को ओके। ख्याल नहीं आता कि हम कुछ अपना स्टार्ट करें। आपने एक ऐसे टाइम पे अपना एक काम स्टार्ट किया और ऐसे टाइम पे स्टेप लिया कि मतलब हैट्स ऑफ टू यू। उस टाइम तो कुछ पता भी नहीं था मार्केट में कि मार्केट जा किस साइड पे रही है, होना क्या चाहिए। आपने उस टाइम पे स्टार्ट लिया, ये कैसे आई आपके माइंड में ये चीज? अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैंने उन दिनों एक फोरम बोर्ड ज्वाइन कर रखा था। इट वाज द टाइम जब लोग ऑनलाइन याहू पे बैठ के चैट किया करते थे, और फोरम बोर्ड्स पे बैठ के पोस्ट किया करते थे। तो ये एक इंटरनेशनल फोरम बोर्ड था। वहाँ पे मैं जो इर्द गिर्द मौजूद लोग थे उनसे काफ़ी कुछ सीख रहा था। तो उन्हीं दिनों मैंने कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग सीखी, लाइक वेब से रिलेटेड। और ये सारा कुछ चल रहा था। तो इवेंचुअली आई फाउंड अ बुक अराउंड, दैट बुक वाज फॉर एडसेंस, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विद एडसेंस। तो ये हम बात कर रहे हैं कोई 2005 की। तो कोई ज़्यादा पाकिस्तान में लोगों को पता नहीं था। वो बुक मैंने पढ़ी, और मेरे ऊपर जैसे ना एक नई दुनिया खुल गई। मेरे पास स्किल्स मौजूद थी जो मैं
पहले वाले 3-4 सालों में सीख चुका था खुद ही, सेल्फ टॉट स्किल्स थी। तो जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे लगा कि आई कैन डू दैट। मैं दोबारा गया, मैंने दोबारा बैठ के वो बुक पढ़ी, 3 दफा बुक पढ़ी, और उस ई बुक ने ना मेरी लाइफ चेंज की, दैट वन ई बुक। तो अब मसला ये था कि आपको वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट के लिए आपको होस्टिंग चाहिए। दीज वर स्मॉल माइक्रो स्टेप्स जो मैंने खुद ही हल करना शुरू किए 2005-2006 में। तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट उस वक्त आप कह सकते हैं कि इस बिजनेस के लिए 950 रुपये। उसमें डोमेन रजिस्टर हुई और मैंने एक फ्री की वेब होस्टिंग कंपनी पे अपनी वेबसाइट बनाई और चलाना स्टार्ट की, और साथ ही साथ एसईओ सीखता रहा और उस साइट को प्रमोट करता रहा। तो उस दौरान ये हुआ कि साइट काफ़ी पॉपुलर हो गई, इतनी पॉपुलर हो गई कि दैट वेब होस्टिंग कंपनी किक मी ऑफ, कि अब जो है ना आप फ्री के प्लान पे नहीं रह सकते। तो साइट प्रॉपरली मोनेटाइज नहीं थी, तो मुझे वो साइट क्लोज करनी पड़ी। आई वॉज फोर्स टू क्लोज दैट साइट। तो अब ये हुआ कि अब जो मेरा नॉलेज था वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो चुका था, तो ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम दे चुका था, तो मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए, आई एम फ्री। तो नया नया फ्रीलांसिंग का पता लगा था, तो मैंने जाके तब freelancer.com पे बिडिंग स्टार्ट कर दी। तो पहले 2 दिन में ही मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि वो प्रोजेक्ट में डिलीवर करूँ। और फ्रीलांसिंग से एक चीज़ बहुत अच्छी जो आप सीखते हैं वो ये होता है कि आपको जब भी कोई प्रोजेक्ट मिलता है और आप एज ए सिंगल पर्सन काम कर रहे होते हैं, तो कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो आपके पास नहीं होती, तो वो आप साथ साथ सीखना शुरू कर देते हैं। तो मैंने साथ साथ में जाके कुछ नई चीज़ें भी सीखना शुरू कर दी। तो वो फ्रीलांसिंग का जो जर्नी था वो मुझे एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर हाउस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्टार्टअप्स इस जानिब लेके आया। तो दैट्स हाउ थिंग्स मूव्ड ऑन। इसी दौरान पहली अर्निंग आई मेरी। आजकल एक फेसबुक पे एक काफ़ी वायरल चैलेंज चल रहा है कि चलें जी टेल योर फर्स्ट अर्निंग, और मेरी फर्स्ट अर्निंग लगभग 40,000 रुपये थी। तो दैट वाज फ्रॉम फ्रीलांसिंग, और काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए मोटिवेशन और सरप्राइज वाली बात थी कि आप एक काम कुछ अर्सा पहले 1,000 रुपये से स्टार्ट करते हैं, और आपके पास इंटरनेट भी कौन से वाला है, डायल अप 1 to 8 किलोबाइट, or even slower, 32 kilobyte per second. That used to be the norm these days. तब DSL नहीं होता था, तो हम लोग वॉइस कॉल्स और वीडियो कॉल्स का तो सीन ही नहीं था। तब यही हो सकता था कि आपने अपनी रिटन कम्युनिकेशन से क्लाइंट को कायल करना है, क्लाइंट को डील करना है, अपनी बिड विन करनी है, और उस स्लो इंटरनेट पे वो आपने जो भी प्रोजेक्ट लिया वो डिलीवर भी करना है। तो दैट्स हाउ थिंग्स केप्ट मूविंग ऑन। और फिर जैसे जैसे बिजनेस में नीड क्रिएट होती गई कि ओके बिगर टीम चाहिए, तो इनिशियली मैंने कुछ लोगों को कीनिया से, इंडिया से हायर किया और टीम को मैनेज करके चलाना चाहा। तो फिर लगा कि नहीं, ओके लोकल रिसोर्सेज होने चाहिए, तो देन आई मूव टू लाहौर। तो फिर वहाँ पे हायरिंग का एक्सपीरियंस किया। दिलचस्प बात यह है कि मैंने रियल लाइफ में कोई नौकरी जाके नहीं की थी, और आई वॉज डूइंग इंटरव्यूज। तो उन इंटरव्यूज के दौरान ही मैं लोगों से सीख रहा था कि हायरिंग के प्रोसीजर्स, वो जो आप तरीके तरीके से सवाल पूछ के, ओके व्हाट वाज योर लास्ट सैलरी, पिछले ऑफिस का एनवायरनमेंट क्या था, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज थी। मैं हफ्ते में 7 दिन काम किया करता था। ओके वहाँ पे आप कितने दिन ऑफ ले रहे थे, वहाँ पे आपकी ऑफिस टाइमिंग्स क्या थी। दीज इंटरव्यूज टॉट मी अ लॉट। तो मैंने जिन लोगों को इंटरव्यू किया, मैंने उन लोगों से बहुत कुछ सीखा। उन्हीं लोगों से सीख के मैंने हायरिंग पॉलिसीज बनाई, एंड थिंग्स केप्ट मूविंग ऑन। मैं अपने व्यूवर्स को जरा बताता चलूं कि अकील भाई के साथ हम लोगों ने भी काम किया, दोनों ने, तो बड़े अरसे के साथ हमारा ताल्लुक है। अकील भाई हमारे लिए, और अभी आप लोगों के सामने इसीलिए हम लोग लेके आए हैं कि अकील भाई एक इंस्पिरेशन है। एक ऐसे टाइम पे उन्होंने काम स्टार्ट किया था, और फ्रॉम वेरी स्क्रैच एक काम स्टार्ट किया। आपके पास स्किल्स भी नहीं है, स्किल्स आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। दैट्स हाउ बिजनेस एंड दैट्स हाउ द सक्सेसफुल पीपल वर्क। तो आप अगर इस तरह करेंगे तो फॉर श्योर आप लोग भी अकील भाई की जगह ले सकते हैं। Yeah. तो अकील भाई हमारे लिए काफी इंस्पिरेशन
एक इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। जी मिसबा। मुझे याद है अकील भाई, आपको शायद याद हो या ना हो, तो मुझे आपका एक चीज है वो याद है। याद है मैं आपके साथ एक दफा ऑफिस में बैठी हुई थी, मैं बड़ी परेशान थी जब मैंने अपना सीएस का मतलब डिग्री छोड़ के साइड पे आ रही थी। बड़ी कंफ्यूज थी, क्या करूं, ये क्या हो रहा है, इसका कोई मतलब भी बनेगा कि नहीं। देन यू सेड, मिस्बा, यू विल गो अहेड इन टाइम एंड यू विल लुक बैक एंड यू विल सी दीज डॉट्स विल मेक सम सेंस वन डे। ये आप मुड़ के देखेंगे और आपको ये लगेगा कि मैं ये सारे अल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ होते हुए मैंने ये मराहिल तय किए हैं, और ऑल ऑफ दिस विल मेक सेंस वन डे। शायद आपको याद हो या ना हो, लेकिन मुझे वो बात याद है, और जब मैं आज मुड़ के देखती हूँ तो पता लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से वो वाकई ही डॉट्स कोई सेंस क्रिएट कर रहे थे। मतलब इफ आई हैड टू लीव समथिंग एंड आई हैड टू स्विच टू सम अदर, और मुझसे एक चीज नहीं होती थी, और वो जो यू हैव सीन मी इन दैट वर्स्ट टाइम। तो लेकिन अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने वाकई ही वो डॉट्स आज जोड़े हैं, और वो किसी मकसद के तहत ही था। यस आई रिमेम्बर दैट, और आई बिलीव कि आप जो कुछ भी जिंदगी में कर रहे होते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि आप यूनिवर्सिटी में हैं और आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, या आपके पास फ्री टाइम है, आप कोई बुक उठा के पढ़ रहे हैं, या आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, और एट द मोमेंट आपको लग रहा है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैं सीख रहा हूँ मेरे लिए यूजलेस है, या जो ये मैं बुक पढ़ रहा हूँ इसका मुझे कोई फायदा नहीं है, मेरी इमीडिएट लाइफ में इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो ऐसा होता नहीं है। मैं एक चीज पे बिलीव करता हूँ कि अल्लाह ताला किसी की किसी भी चीज पे की गई मेहनत को जाया नहीं करते। अल्लाह ताला के जो 99 नाम है उनमें से एक नाम है अल मुनसिफून, मुनसिफ, इंसाफ करने वाला। तो रब जो है ना आपसे हमेशा इंसाफ करता है। वो इंसाफ इस तरह से होता है कि आप एक स्पेसिफिक स्किल में लर्न करने में टाइम लगाते हैं पॉजिटिवली, तो आपकी जिंदगी में आगे चल के आपको कुछ अरसे बाद लगेगा कि जब वो डॉट्स कनेक्ट होंगे, वो डॉट्स मौके पे कनेक्ट नहीं होते, फ्यूचर में जाके कनेक्ट होते हैं। तो आपको लगेगा हाँ ये दैट थिंग वाज वेरी यूजफुल फॉर मी, और ये मैं उस टाइम कर रहा था, और अगर आप उस टाइम सोचते तो आपको लगता कि क्या बेकार काम कर रहा हूँ। तो जब डॉट्स कनेक्ट होते हैं चीजें आपको समझ आने लग जाती है मुस्तकबिल में जाके। एग्जैक्टली। तो अकील भाई, यहाँ पे हम आपसे जो क्वेश्चन है हाईलाइट हुआ हुआ, आपने प्रैक्टिकली इस वर्ड को, अब तो आजकल बड़ा बूम है एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप कल्चर, ये वो, you know, everybody is into it these days, but you have practically, you know, practiced it and faced the problems। मतलब आपने तो करके सीखी हैं ये चीजें, या लोगों ने शायद लोग मतलब you totally understand, right? तो वो जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रैक्टिकली है क्या, ये जो आजकल हर बंदा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से इसको जरा आज एक्सप्लेन करें। ओके, या दिलचस्प बात यह है कि मैं तब से एंटरप्रेन्योरशिप में था जब मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती थी, वो मैंने बाद में जाके सीखी, और आई डिडंट न्यू द कॉन्सेप्ट और चीज़ें किस तरह से। अब हमारे यहाँ माशरे में ये समझा जाता है कि कुछ लोग ऐसे लोग भी अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहते हैं जो अपने तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से आए हुए पैसे से बिजनेस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि वो लोग एंटरप्रेन्योर नहीं है, या वो लोग जो किसी एक सेटअप बिजनेस की कोई फ्रेंचाइज ले लेंगे और अपने आप को एंटरप्रेन्योर कहेंगे तो वो भी एंटरप्रेन्योर नहीं है। तो बिल्कुल। एंटरप्रेन्योर है क्या? वो बंदा जो रिस्क लेता है और रिस्क लेके कुछ नया करना चाह रहा होता है। ही इज अ रिस्क टेकर एंड ही बिलीव्स इन हिज ड्रीम्स। तो वो ख्वाब जो आपको सोने नहीं देते, उन ख्वाबों की बात करते हैं। तो जब आप उन ख्वाबों के पीछे दौड़ते हुए कोई नया काम करते हैं तो आप उसको एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं। और बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं जो आपके लिए डेजिग्नेटेड नहीं होती कि आप करेंगे। हो सकता है कि आपने एक स्टार्टअप लिया, रिस्क लिया, इन्वेस्टमेंट की, और फिर आप उसमें इस तरह के काम कर रहे होंगे कि आप बुक कीपिंग कर रहे होंगे। कहने को आप सीईओ होंगे लेकिन आपको बुक कीपिंग करनी पड़ेगी। कहने को आप सीईओ होंगे लेकिन हो सकता है कि आप ऑफिस की ग्रॉसरी खरीदने जा रहे होंगे, ऑफिस की सप्लाईज लेने जा रहे होंगे, ऑफिस में जो हार्डवेयर है आप शायद वो मेंटेन कर रहे होंगे। तो आपको अपनी स्किन में से निकल के जीना पड़ता है, और रिस्क लेने के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा एफर्ट और हार्ड वर्क करना पड़ता है
तभी आप एंटरप्रेन्योर कहला सकते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की जानिब जाते हैं। तो अभी हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट समथिंग कि आप कहीं जाके कोई कोर्स करके सीख लेंगे या बिल्कुल। आप कहीं पढ़ के सीख लेंगे, ये करने की बात है। तो व्हेन यू गो एंड यू डू इट एक्चुअली, देन यू लर्न कि क्या जी बिल्कुल। बिल्कुल। ऑब्स्टेकल्स आती हैं, उन ऑब्स्टेकल्स को आप टैकल किस तरह से करते हो, उनको टैकल करते हुए आप आगे किस तरह से बढ़ते हैं, ग्रोथ किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो दैट्स समथिंग दैट मैटर्स। जी बिल्कुल अकील भाई, मेरा बेसिकली मानना ये है कि हमें जो नॉलेज, मतलब जो यूनिवर्सिटीज में जो नॉलेज दिया जाता है, दैट इज सॉर्ट ऑफ इनकम्प्लीट नॉलेज। और सॉरी टू से कि या हमारे पाकिस्तान में हमें जो चीजें पढ़ाई जाती हैं या जो सिखाया जाता है, वो हमें एट द पॉइंट आके आपको बुजदल बनाता है। तो ऐसी स्टडीज, ऐसी चीजों का मेरे ख्याल में उसको पहले से ही छोड़ देना चाहिए या उसको चेंज कर देना चाहिए जो आपको बुजदिल बनाता है। एग्जैक्टली। हमने तकरीबन 20-25 साल हर बंदे ने ऑन एवरेज स्टडीज को दिए होते हैं। तो मेरे ख्याल में, मैं ये नहीं कहता कि स्टडीज छोड़ दो, स्किल्स पे अगर काम किया होता हर किसी ने, 5 साल भी काम कर लिया होता, तो वो किसी और लेवल पे होते हैं। उस स्किल्स पे काम करने से होता ही है कि आप में कॉन्फिडेंस आता है, वो बुजदिल है वो निकल जाती है आपकी, और यही चीज आपको फिर एक एंटरप्रेन्योर बनाती है। हाँ, तो अभी आप जी अकिल भाई। अकिल भाई, आवाज आ रही है आपको? I guess there is some internet issue going on at Akil Bhai's end. तब तक हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेडी कर देते हैं और वेट करते हैं। अकील भाई, जैसे कि अभी बात कर रहे थे, हमारी डिस्कशन हो रही थी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। एंटरप्रेन्योरशिप आजकल पाकिस्तान में तो बूम पर है और देयर आर मेनी सेंटर्स जहाँ पे मतलब उनको कहीं पे इंक्यूबेशन मिल रही होती है, कहीं पर कोई और इशू को सॉल्व करने के लिए, जैसे कोई फंडिंग का इशू, उनके मेंटोरशिप का इशू, उसको मतलब सॉल्व करने के लिए लोगों ने इंस्टीट्यूट्स बनाए हुए हैं प्रॉपर। तो वही बात, जैसे कि अकील भाई ने कहा कि ये जो सी चीजें होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस से रिलेटेड, यू कैन नॉट मतलब टीच एनीबडी, किसी ना किसी को इसके अंदर मतलब एक दफा कदम रख के ये चीजों को एक्सपीरियंस करके सीखना पड़ता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का एक जो सा और मतलब देखा जाए यहाँ से जो मतलब निकलता है, और सबसे बेनिफिशियल जो मतलब है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसको सोल्यूशन को रख के उसके ऊपर काम करने का नाम एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप की बात की अकील भाई के साथ, अब हम उनसे करेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात, बिकॉज उनका वास्ट एक्सपीरियंस है इस चीज पे भी। और उनका एक और यही बात है कि लाइक अदर मतलब मैनी बिजनेसमैन, उनका ये नहीं है कि मतलब नो हाउ है, उनका इस फील्ड में प्रैक्टिकल एक एक्सपर्टीज है। इन्होंने स्क्रैच से बैठ के एक चीज खुद सीख के एक चीज खुद की थी, फिर इन्होंने इस चीज को माशाल्लाह इतना एक्सपैंड कर लिया कि ही इज लाइक रूलिंग द फील्ड, इन माय वर्ड्स, मैं तो यही कहूंगी। तो अकील भाई, व्हाट इज डिजिटल जी ट्रांसफॉर्मेशन? आप काइंडली इसका बताएं कि ये क्या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है, आ रही है, या कैसे आ सकती है, इस पूरे पहलू पे जरा नजरसानी करें। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि हम एक एज में रह रहे हैं जो एज ही डिजिटल हो चुकी है। तो आने वाली बात तो नहीं है, ना ही हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, हमारे अराउंड मौजूद है। अब हम लोगों पे है कि हम उस पे किस तरह से उससे फायदा उठा सकते हैं। ओके, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हम बात कर सकते हैं कि कुछ बिजनेसेस जो डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, एक वो वाला लेवल है, और कुछ बिजनेसेस हैं जो दे नो नथिंग अबाउट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि हमारी इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो हमारी इकोनॉमी में दो तरह की चीजें हैं, एक रिवायती इकोनॉमी है और एक गैर रिवायती इकोनॉमी है। गैर रिवायती इकोनॉमी इस तरह से है कि जिस तरह से स्मॉल बिजनेसेस हैं, एक परचून पे बैठा हुआ दुकानदार है, एक रेडी वाला है, एक मोहल्ले में शायद आटे की चक्की लगाने वाला है, ठीक है। इस तरह के स्मॉल बिजनेसेस, ये बिजनेसेस जो हैं किसी तरह की अकाउंट्स में नहीं आते। लेकिन बिल्कुल। दिलचस्प बात है कि ये वो बिजनेसेस हैं जो आपके इकोनॉमी का 70% है।
और ये वो बिजनेस हैं जो आपकी इकोनॉमी की 70% प्लस जॉब्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि बिल्कुल। आपका एक फार्मर जो है वो एक गैर रिवायती बिजनेस, ठीक है, वो रिवायती बिजनेस नहीं है। अब जो फॉर्मल बिजनेसेस हैं उनमें बैंक्स हैं, बिग कॉरपोरेशंस हैं, टेलीकॉम कंपनीज हैं और रिटेल की कंपनीज हैं, ठीक है। तो फॉर्मर बिजनेसेस किसी हद तक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन ज्यादातर जो अनफॉर्मल बिजनेसेस हैं वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को शायद समझते भी नहीं है, एंड दैट समथिंग लाइक 70% ऑफ आवर इकोनॉमी। तो बिल्कुल। हमारे यहाँ इस पे बहुत ज्यादा काम होने की जरूरत है। तो अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकती है एक बैंक के लिए? पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले तक बैंक ने ये पॉलिसी स्टार्ट की कि दे स्टार्टेड गोइंग पेपरलेस, कि हम पेपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम कंप्यूटर्स की मदद से करेंगे। तो बैंक ने क्या किया कि ई ट्रांजेक्शन्स आ गई, मोबाइल बैंकिंग आ गई, और अभी मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी का आपको ये फ़ायदा हुआ कि कोविड के अंदर बहुत सारे लोग बैंक जा ही नहीं रहे, दे आर जस्ट मैनेजिंग एवरीथिंग फ्रॉम देयर फोन्स। तो ये एक एग्जांपल है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। दूसरी तरफ इस तरह से हो सकता है कि सपोज आप एक बिजनेस है, आपके पास एग्जिस्टिंग मेथड्स मौजूद हैं, लाइक आपका एक फेसबुक पेज है, आपको वहाँ पे कस्टमर सर्विसेज की क्यूरीज आ रही हैं, तो यू आर डिजिटली ट्रांसफॉर्म्ड बिजनेस, बट आप उसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टेप पे किस तरह से ले जा सकते हैं? नेक्स्ट स्टेप पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूजेज करके ले जा सकते हैं। जब आप एआई यूज करेंगे तो हो सकता है कि आपकी कस्टमर सर्विसेज सेंटर में जो 500 लोग बैठे हुए हैं, आप अपने उस स्टाफ की कम तादाद कम करके 200 पे ले जा सकते हैं। हाउ? आपका जो एआई बॉट होगा वो ज्यादातर लोगों की क्यूरीज को वैसे ही आंसर कर देगा। हम्म। तो आपके 70-80% प्रॉब्लम्स जो हैं स्टेप 1 पे आंसर हो जाएंगे। जो 20% प्रॉब्लम्स होंगे वो ह्यूमंस को फॉरवर्ड किए जाएंगे। यही चीजें हम्म। आप कॉल सेंटर्स में अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एन हम्म। एग्जांपल ऑफ अ स्मॉलर थिंग। तो हम्म। गवर्नमेंट्स जो हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से बिग डाटा को यूज कर सकते हैं, ये हम्म। देखने के लिए कि हमारी क्रॉप्स किस तरह से हो रही हैं, क्रॉप्स मेंटेन किस तरह से हो रही हैं। आने वाला टाइम जो आ रहा है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी गवर्नमेंट को ये नहीं पता होता कि हमें गंदम इंपोर्ट करनी है इस साल या नहीं करनी। तो अगर हम अवेलेबल डाटा को प्रॉपरली डिजिटली यूज करेंगे तो हमें पता होगा कि हमें कितनी तादाद में गंदम चाहिए और कितनी तादाद में प्रोड्यूस हो रही है। उसमें आप सैटेलाइट इमेजरी यूज कर सकते हैं। उसमें आप सैटेलाइट इमेजरी से इवन ये देख सकते हैं कि आपकी जो क्रॉप्स हैं वो क्रॉप्स इस टाइम किस हालत में है, कितनी प्रोडक्शन आएगी। हम्म। वेदर पैटर्न्स का जायजा लिया जा सकता है। सो देयर इज अ लॉट दैट कैन बी डन विद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। एक इंडिविजुअल से लेके गवर्नमेंट तक वी कैन, इफ वी कैन इम्प्लीमेंट, इट कैन बी लाइफ चेंजिंग। आप अभी पाकिस्तान से बाहर फॉर्म्स पे देखते होंगे कि वहां पे एक बंदा होता है और वो 1000 एकड़ जमीन को मैनेज कर रहा होता है, और यहाँ 10 एकड़ जमीन होती है और 100 लोग काम कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल। दैट्स अ डिफरेंस कि किस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लोगों की लाइफ्स को चेंज कर सकती है, जिंदगियां आसान बना सकती है, पूरी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है। उसमें इकोनॉमिकल बूस्ट जो होगा वो एक आम बंदे पे इस तरह से बेनिफिशियल होगा कि प्रोडक्शन ज्यादा हो रही होगी। बिल्कुल। अ, बजाय इस चीज के आप सोचें कि जॉबलेसनेस हो रही है, नो, आपके जो ह्यूमन लेबर है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और दूसरी तरफ जो ओवरऑल जीडीपी इंक्रीज होता है तो पूरी कंट्री की वैल्यू बेहतर होती है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज हियर। अब हम लोगों पे हम उसको किस तरह से लेके चलते हैं। अपने स्मॉल बिजनेसेस के हिसाब से देखा जाए तो किस तरह से हम उसको अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। एक बिल्कुल। रिटेल मैन्युफैक्चरर है, अगर उसका बिजनेस कोविड से या किसी वजह से हिट हो चुका है तो वो अपने बिजनेस को ई कॉमर्स की तरफ ले जा सकता है। और अब वो जब ई कॉमर्स पे लेके जाएगा तो उसमें सिर्फ एक वेबसाइट सेटअप कर देना काफी नहीं होता, उसमें बिल्कुल। उसको लोगों को बताना भी है, लोगों को अपनी प्रोडक्ट तक लेके भी आना है, मार्केटिंग भी करना है। तो अगर वो इस पूरे प्रोसेस को अच्छे तरीके से करे तो मे बी खोए हुए बिजनेस से वो कई गुना ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग इस चीज को अभी कर नहीं रहे, दे आर नॉट एग्जैक्ट। ट्रांसफॉर्मिंग देयर बिजनेस। मैं भी यही क्वेश्चन उठाने लगा था कि लोग कहेंगे कि इससे तो जॉबलेसनेस क्रिएट हो रही है, तो आपने इसका बड़ा अच्छा आंसर दिया।
कि जॉबलेसनेस क्रिएट नहीं हो रही, ये सोचने का तरीका है। तो इससे ये है कि अकील भाई, जिस तरह पाकिस्तान में थोड़ा सा मतलब आपको पता है कि लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, ठीक है, लोग कोई उसका कोई ना कोई जिस तरह नेगेटिव पहलू लाजमी उठाते हैं, तो इसका क्या हल करें? अब सपोज अगर आप अच्छा, दिलचस्प बात है। यहाँ पे भी बात करेंगे ना, तो पहला क्वेश्चन ही उनका यही होगा, वो अगली बात तो सोचेंगे नहीं ना, सुनेंगे ही नहीं। पहला क्वेश्चन ही उनका ये होगा कि जॉबलेसनेस क्रिएट होगी। आपने तो जवाब दे दिया क्योंकि आप खुद कर रहे हैं। तो ये लेमैन को हम कैसे उसकी समझाएंगे? अच्छा, लेमैन को हम किस तरह से समझाएं? हमारे यहाँ दिलचस्प बात ये है, हमारी सोसाइटी की शायद सोचने का तरीका ऐसा डेवलप हो चुका है कि हम लोग नेगेटिव पॉइंट्स को ज्यादा देख रहे होते हैं। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ, और मेरे ख्याल में हमारा रिलीजन भी इस चीज को बैक करता है। वो किस तरह से? हमारा रिलीजन बैक करता है इस चीज को कि मायूसी गुनाह है, ठीक है, और मायूसी को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है। और अगर आप मायूसी की हालत में मर जाएं तो शायद आपकी आखिरत भी अच्छी ना हो। ओके, तो ये एक तरह का तरीका था अल्लाह ताला का कि आपको कायल किया जाए कि आप पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाएं। अब आप पे एक बुरा टाइम है तो आप उस बुरे टाइम पे से भी अपने लिए मुस्बत पहलू निकाल सकते हैं, बजाय इसके बैठ के कि आप उस बुरे टाइम को लेके रोए धोएं कि मेरे साथ क्या बीत गया, क्या हो गया। आप उसमें से पॉजिटिव पहलू तलाश करके आगे बढ़ सकते हैं। आपका किसी बुरे इंसान से वास्ता पड़ा है तो आप उसकी शख्सियत में भी पॉजिटिव चीजें देख सकते हैं। तो कोई इवेंट आपके साथ हो चुका है बुरा, तो आप उसमें से भी मुस्बत चीज निकाल सकते हैं। इसका फायदा आपको खुद को होगा। जो इंसान बुरा है उसको इसका फायदा नहीं होगा, फायदा आपको होगा। आपको किस तरह से फायदा होगा कि आप अपने सेल्फ बिलीफ में स्ट्रांग हो रहे हैं, एक। दूसरा ये है कि मुस्बत होने से, आपकी सोचें मुस्बत होने से आपकी जिंदगी में जो ग्रोथ है वो रुकेगी नहीं, आप आगे बढ़ेंगे। अब वक्त वो वाला आ चुका है इस जिंदगी में, इस दुनिया में कि आपको स्किल्स सिर्फ लर्न नहीं करनी, आपको लर्न करके उनको अनलर्न करना है और फिर दोबारा से नई न्यू स्किल्स सीखनी है, क्योंकि दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है। दुनिया ने जो ग्रोथ ह्यूमन हिस्ट्री के पिछले 5,000 सालों में नहीं देखी थी, वो ग्रोथ पिछले 100 सालों में देख रही है। और विद द डिजिटल वर्ल्ड, जो जिसमें हम डिजिटल एरा में दाखिल हो चुके हैं, उसकी एग्जांपल ये है कि 1900 के स्टार्ट में रेडियो आया, 1960s में आप लोगों ने टीवी देखना शुरू किया, और 2000s में हम लोगों के पास, वर्ल्ड में 1990s में इंटरनेट आ गया और हम लोगों के पास 2000 में इंटरनेट आया। तो इंटरनेट पे पिछले कुछ सालों के अंदर इतना डाटा जनरेट हो चुका है जितना ह्यूमन हिस्ट्री में जनरेट नहीं हो। तो जब आप इस चीज को देखते हैं तो आपको स्किल्स बनानी है। अब अगर आपके पास बेटर स्किल्स होंगी तो आपकी ह्यूमन लेबर की वैल्यू बढ़ेगी। वो इस तरह से कि आप अपने आप को कंपेयर कर लें जर्मनी जैसी या हॉलैंड जैसी इकोनॉमीज के साथ। वहाँ पे लोगों के पास स्किल्स, इंजीनियरिंग की स्किल है, ठीक है। अब उन स्किल्स को लेके एक कंट्री जिसकी आबादी भी कम है, हमसे रकबा भी कम है, एरिया भी कम है, लेकिन उनका जो है जीडीपी हमसे ज्यादा है, वहाँ पे एक एवरेज इंसान भी ज्यादा कमाते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे पास स्किल्स नहीं है। अब उसकी एग्जांपल ये है कि हमारे पाकिस्तानी भाई मिडल ईस्ट जाते हैं तो हम लोग लेबर की जॉब्स कर रहे होते हैं, मेजोरिटी पाकिस्तानी, और वो 500 दिरहम, 1,000 दिरहम, इस तरह की उनकी सैलरीज होती हैं। और वहीं पे एक अगर स्किल्ड पाकिस्तानी जाता है, देर आर पाकिस्तानी जो 30,000 दिरहम की सैलरी भी ले रहे होते हैं उसी कंट्री में। तो एक इंसान जो 5 सालों में कमाएगा वो एक मंथ में कमाता है। तो आप डिजिटल एज में जा रहे हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो आपको स्किल्स लर्न करना होगी। और ये बातें एक मेरे ख्याल में कि एक इंसान जो गिव अप करके नेगेटिव थिंकिंग लेके बैठा हो, मे बी वो ये चीजें समझ नहीं पाएगा। अगर वो ये चीजें समझेगा नहीं तो वो पीछे रह जाए। तो आप जो लोग समझ सकते हैं उनको साथ लेके चल सकते हैं। एग्जैक्टली, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिविटी इज द फर्स्ट स्टेप। जी जी अकील भाई, जी मैं इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन।
जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन हो गया, बल्कि एक अच्छी चीज एडअप होगी बीच में कि ये बहुत कॉमन एक है, सारों की मिसकंसेप्शन है कि जैसे ही टेक्नोलॉजी मतलब कम करेगी इस दुनिया को, ग्लोबल उसको, तो लोगों को डर है कि उनकी जॉब चली जाएंगी। इवन हर लेवल, हर सेक्टर के बंदे को अभी जब से कोरोना आया तो उस चीज का डर पड़ गया कि हमारी जॉब चली जाएंगी। तो उसके अंदर ये है कि जहाँ पे जॉब जा रही है वहां पे साथ ही क्रिएशन भी हो रही है, लेकिन उसमें यही है कि आपको या रेलेवेंट स्किल्स सीखने की जरूरत है। तो ये हम लोग इसको उसमें मतलब आपसे मैं एक मिसबा एक बात जी ऐड करना चाहूंगा कि जब से बिल्कुल। कोरोना आया है, हम्म, दुनिया की इकोनॉमी टैंक हुई है, पूरी तरह से गिरी है। इस दौरान दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंजेस स्टेबल रही हैं और अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजेस के जो इंडेक्स हैं उन्होंने रिकॉर्ड ग्रोथ देखी है। अब उन्होंने वो रिकॉर्ड ग्रोथ देखी है ऑन बैक ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी। बिल्कुल जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज थी उनके शेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। बिल्कुल उसमें लेटेस्ट एग्जांपल जूम है जो 30 बिलियन हो गया, उसकी वैल्यूएशन रातों रात। तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी कंपनीज की बैक ऑफ दैट ग्रोथ तमाम स्टॉक एक्सचेंजेस ने भी तरक्की की। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर आप डिजिटली ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने बिजनेस को, और या आप अपनी लाइफ को डिजिटल स्किल सीख के ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो इट मीन्स यू विल गेट मोर बिजनेस, यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज। पाकिस्तान में बैठे हुए फ्रीलांसर्स का इस दौरान बिजनेस बढ़ गया है ग्लोबल बजाय कम होने बिल्कुल के। या ग्लोबली जो लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वेव के साथ चल रहे हैं, दे आर ग्रोइंग। जो लोग इस वेव के साथ नहीं है, दे आर लूजिंग। तो जिन लोगों ने लूज किया, अनफॉर्चुनेटली वो डिजिटल इसलिए थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से दूर थे। या हम्म, या फिर ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कोविड की वजह से, लाइक ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इन बिल्कुल इंडस्ट्रीज पे फर्क पड़ा है। बाकी तमाम इंडस्ट्रीज जो पीछे रह गई हैं वो डिजिटली ट्रांसफॉर्म ना होने की वजह से। बिल्कुल। एग्जैक्टली। इसी आपने यहाँ पे हमारी एंटरप्रेन्योरशिप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे काफी अच्छा एक वो मतलब हो चुकी है बात, जो कि काफी कुछ चीजें उसमें हो गई हैं कवर भी। लेकिन अगर टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर हम ये चीज करना चाहें कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो रोल है, वो इस सारे सिनेरियो में, मतलब उसने, आपने अभी ही मेंशन किया कि टेक्नोलॉजी कंपनी जो कि उसके साथ अटैच थी उन्होंने उसको बूस्ट, मतलब उन्होंने बूस्ट फेस किया, और जो नहीं थी उन्होंने लॉस फेस किया है। तो जिन्होंने नहीं या किया और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कैसे आप समझाएंगे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उनके बिजनेस के अंदर वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकती है और वो उसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? ओके, उनको एग्जांपल हम ले लेते हैं कि किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा इशू होता है, आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी कर लेते हैं तो आपका सबसे बड़ा इशू होता है सेल्स एंड मार्केटिंग। तो इन डिजिटल एज सेल्स एंड मार्केटिंग में आपके पास एक एज है। आपके पास वो वाले टूल्स मौजूद हैं जो पास्ट में बड़ी कंपनीज के पास होते थे, जिनके पास करोड़ों रुपए का बजट होता था। फॉर एग्जांपल, एक बड़ी कंपनी पाकिस्तान में जब सिर्फ पीटीवी होता था और 9 बजे का प्राइम टाइम, 8 से 9 का एक ड्रामा होता था, उसमें बड़ी कंपनीज ही अपने एड्स दिखा पाती थी। एक छोटा बिजनेस तो वहां जाके ऐड नहीं दिखा पाता था ना, तो वो बिल्कुल अपना वर्ड लोगों तक नहीं पहुंचा पाता। अब हम बात बिल्कुल कर लेते हैं डिजिटली लोगों को टारगेट करके एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं। तो बिल्कुल आप एक प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे या गूगल के सर्च इंजन में जब ऐड चलाएंगे, तो वहीं पे यूनिलीवर के भी ऐड चल रहे होंगे, खाड़ी के भी ऐड चल रहे होंगे, दराज के भी ऐड चल रहे होंगे, और वहीं पे हो सकता है कि आपके मोहल्ले के टेलर के भी ऐड चल रहे हैं, बिल्कुल आपके मोहल्ले के बार्बर भी वहां पे ऐड चला सकता है। तो आपके पास वो वाले टूल्स अवेलेबल हैं अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में नए नए आ रहे हैं इस टाइम पे, जो इससे पहले सिर्फ एस्टेब्लिश्ड बिग बिजनेसेस के पास होते थे। तो आप वही टूल यूज करके उनको compete कर सकते हैं। और इसी तरह से देखें कि आप अपने बिजनेस की मैनेजमेंट की बात करते हैं, अकाउंट्स की, तो कुछ ही साल पहले तक लोगों को सोचना पड़ता था कि हमें अपने बिजनेस के लिए, अगर हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक सीआरएम बनवाना पड़ेगा या ईआरपी बनवाने पड़ेगा, ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के सॉफ्टवेयर। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल अभी ऐसी एप्स आ चुकी हैं
जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती हैं, और वो उस ERP वाला काम आप अपने फ़ोन में कर सकते हैं और बाद सूरतों में फ्री कर सकते हैं। आप के पास इस तरह के सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस के टूल्स हैं जो स्मॉल बिज़नेसेस के लिए 8 से 10 लोगों के लिए फ्री हैं। वो आप टूल्स यूज़ करके अपना वर्क फ्लो मैनेज कर सकते हैं। आप हम्म, अपनी टू डू लिस्ट मैनेज कर सकते हैं। आप अपने बिज़नेस का एवरी नुक एंड कॉर्नर उस पे नज़र रख सकते हैं। ये वो चीज़ें थी और ये वो वाली बड़ी सहूलतें और टूल्स थे जो इससे पहले सिर्फ बड़ी एंटरप्राइजेज़ के पास होते थे। अगर अब आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं तो ये चीज़ें आपके पास रेडिली और फ्री अवेलेबल हैं। तो बिल्कुल आपके पास एक जो बड़ा सारा ब्रिज था वो क्लोज़ हो चुका है। अब आपको सिर्फ आगे बढ़ने की और करने की ज़रूरत है। बिल्कुल एग्जैक्टली अकील भाई, ये तो एग्जैक्टली मैंने मतलब इटली में ये चीज देखी है कि ये बिल्कुल एक पाकिस्तानी माइंडसेट था इन लोगों का भी, काफी जिद्दी थे, नई चीज का अडॉप्ट बड़ी हुँ, मुश्किल से करते थे ये लोग। लेकिन अब इनकी जिस तरह, ये आपको पता है कि कोविड में इनका बड़ा मतलब लॉस हुआ है, काफी मतलब इनको इश्यूज हुए थे। लेकिन उसके बाद ये 2 से 3 महीने में आप बिलीव करें कि हर चीज डिजिटलाइज हो गई है। मैं स्पीड देख के हैरान था हाँ, इनकी कि यूनिवर्सिटीज, सारे ऑफिसेज, जिन ऑफिसेज के बाहर हमें अपॉइंटमेंट्स लेके जाना पड़ता था या कोई डॉक्यूमेंटेशन वट एवर दैट इज, हर चीज डिजिटलाइज हो गई है। इनकी स्पीड देख के मैं बड़ा मतलब हैरान हुआ हूं कि इतनी जल्दी भी ये लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। और वाकई इसका बड़ा हाँ, मतलब बिल्कुल। इसका बड़ा फायदा हुआ है, हर ये बंदे को इसका फायदा हुआ है कि घर बैठ के आप सारे अपने काम कर रहे हो, आपको जाने की जरूरत नहीं है, फजूल का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले होता था कि आपने कोई काम करना है, आपको पूरा दिन ऑफ लेना पड़ेगा और आप लाइनों में हुँ, लगे हुए हो और काम करवा रहे हो। और बेसिकली ये इटालियंस थोड़े हैं भी सुस्त, तो ये बड़ा ये एक वो आपने फायदा है। वो वाली बात की है कि जो उसकी एक एग्ज़ाम्पल इस तरह से ली जा सकती है कि 2000 अर्ली 2000 से लेके 2019 तक जितनी ग्रोथ हुई यूएसए में ई-कॉमर्स की, द सेम नंबर ऑफ ग्रोथ सिर्फ 3 मंथ्स में देखी गई है। जो एग्जैक्ट 19 सालों में हुई, एग्जैक्टली सेम ग्रोथ इन 3 मंथ्स इन ई-कॉमर्स, क्योंकि कोविड ने एक ज़रूरत क्रिएट कर दी। और इसीलिए तो नहीं कहा जा रहा ना कि कोरोना के बाद जो है दुनिया वैसी नहीं रहेगी। तो दुनिया वैसी नहीं रहने से ये मुराद तो नहीं है कि हर कोई मास्क पहन के फिरेगा सारी ज़िंदगी। अ, होना ये है कि बिग ऑफिसेस नहीं रहेंगे, लोग ज़्यादा कम्यूट नहीं करेंगे। इससे एनवायरनमेंट पे भी अच्छा इफ़ेक्ट आएगा कि आपके ग्लोबल CO2 के एमिशंस कम हो जाएँगे। लोग रिमोटली काम कर रहे होंगे, टेक्नोलॉजीज़ न्यू डेवलप हो गई हैं। जब एक चीज़ की ज़रूरत क्रिएट हुई, वो उर्दू में बड़ी मशहूर बात की जाती है ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। बिल्कुल तो जब ज़रूरत क्रिएट हुई तो ह्यूमंस तरह-तरह की सॉल्यूशंस लेके आ गए, और अब जब हम उन सॉल्यूशंस को इस्तेमाल कर चुके हैं और उनका मज़ा चख चुके हैं, तो हम शायद उन चीज़ों को ना छोड़ें। एग्ज़ाम्पल, माय टीम, दे ऑल आर वर्किंग रिमोटली। ओके। हम्म, दिलचस्प बात ये है कि हमारी प्रोडक्टिविटी सेम सेम है, और आई एम सेविंग मनी। आई एम सेविंग मनी ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, आई एम हम्म, सेविंग मनी ऑन सम ऑफ द एम्प्लॉइज हु वर हेल्पिंग देम। और हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो लोग भी पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो फैसलाबाद या गुजरांवाला से लाहौर में रह रहे थे, तो नाउ दे आर विद देयर फैमिलीज। तो इस तरह से वो लोग भी पैसे भी बचा रहे हैं और अपने घर वालों के साथ भी हैं। और कुछ लोग लाहौर शहर में 30-40 किलोमीटर की एक साइड की कम्यूट करके ऑफिस आते थे, तो अब वो लोग भी खुश हैं कि ओके, हमें रोजाना ऑफिस जाना नहीं पड़ता, ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ता, इतने सारे प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो जो इस तरह की चीजें ना, दे आर विन विन फॉर एवरीवन। तो हम्म, लाइक अब मैं सोच सकता हूँ कि ओके, आई कैन ट्रेवल एंड आई कैन वर्क। पहले मुझे लगता था कि नहीं, मुझे इस ऑफिस में इस टेबल पे बैठ के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, बट इट बिकेम लाइक इट्स नॉट ट्रू, आई कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। तो आई जस्ट नीड टू टाइडी माई सेल्फ अप, मुझे अपने आप को थोड़ा सा सीधा कर। एग्जैक्टली काफी लोग तो होते हैं वो अब घरों में रह के अपना आप मतलब वो प्रॉपर एक टाइम को फॉलो नहीं कर पाते। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की एग्जैक्टली, है, अपने आप पे फोकस करें, काम खुद ब खुद होगा। हाँ बिल्कुल जी अकिल भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ कैन द जी। मर्जर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प अर्निंग मनी?
ओके, तो दो चीजें हैं, एक तो सेविंग मनी है और एक अर्निंग मनी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस में आप करेंगे तो यू विल बी सेविंग मनी। एग्जैक्टली। मैं एक छोटी सी केस स्टडी शेयर करता हूँ कि आई वर्क विद द कंपनी इन पाकिस्तान। कुछ दोस्त थे, उनका बिजनेस था। उनके पास लगभग 600 लोग थे और उन 600 लोगों का पेरोल मैनेजमेंट होनी थी और उनके आवर्स काउंट होने थे। तो अब उस पे उनकी ना कुछ लाख की कॉस्ट थी कि अगर वो अपनी जो पेरोल मैनेजमेंट और लेबर आवर्स हैं उनको अगर वो डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी उन्होंने उसको कन्वर्ट किया तो उससे ये हुआ कि वो एम्प्लॉयज जो दरमियान में से काम के आवर्स में डंडी मार रहे थे टाइम की, या कुछ बोगस एंट्रीज की जा रही थी, वो सब खत्म हो गई। अब जब वो सब खत्म हुई तो उन लोगों की जो कॉस्ट थी, उस कॉस्ट से कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने पहले मंथ में ही रिकवर कर लिया। लाइक इफ दे इन्वेस्टेड 500,000 रुपीज इन द वेरी फर्स्ट मंथ, वो उनकी लेबर की प्रोडक्टिविटी की वजह से उनके अकाउंट्स में वापस आ चुका था। तो या आप पेपरलेस हो जाते हैं, कुछ इस तरह के मेथड्स आप यूज करते हैं, तो दैट विल हेल्प सेव मनी टू न्यू बिजनेसेस। और हाउ कैन इट हेल्प इन अर्निंग मनी एग्जैक्टली। तो अब क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में एक गैप है, ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस जितना है, जो नॉर्मल बिजनेस है उसको डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं, तो आप उनको कंसल्टेंसी दे सकते हैं, आप उनको डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प कर सकते हैं अपनी सर्विसेज के थ्रू। तो जब आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो यू विल बी अर्निंग मनी। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप कुछ स्किल्स ऐसी लर्न कर लेते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उन स्किल्स को पाकिस्तान में ही अप्लाई करें, आप उन स्किल्स को इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी सेल कर सकते हैं। एक प्रॉपर एक अच्छी एजेंसी सेटअप करके एक बहुत बड़ा बिजनेस किया जा सकता है इसके अराउंड। तो इट कैन, एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव लाइक लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, क्योंकि एक बहुत बड़ी नीड क्रिएट हो चुकी है। अब आप उसने लोगों के जो प्रॉब्लम्स उसमें हैं उनके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं और वो सॉल्यूशंस आपने उन्हें प्रोवाइड करनी है। जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिटेबल रहें, क्योंकि इतने ही ज़्यादा लोग आपसे वो सोल्यूशन हासिल करना चाह रहे होंगे। तो इसमें पैसा कमाने की अर्निंग मनी इज लाइक लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज हैं। जूम आपके सामने एक एग्जांपल है, दोबारा जूम का जिक्र आ रहा है कि जूम ने किस तरह से क्लासरूम को चेंज कर दिया। वो लोग जो पहले एक फिजिकल क्लासरूम में बैठ रहे थे, अब वो लोग 30 लोग मुख्तलिफ जगहों से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे पढ़ रहे हैं। तो जूम ने एक सोल्यूशन दिया जो और कंपनीज भी दे रही थी अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के स्मॉलर, शायद एक छोटे हिस्से के तौर पे। उन्होंने उसी छोटे हिस्से को एक टोटल बिजनेस मॉडल बना दिया और अब जो जूम है इट्स वैल्यूड मोर देन $30 बिलियन। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि किस तरह से आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की सॉल्यूशंस देके आप पैसे बना सकते हैं। एग्जैक्टली। अकील भाई, एक और चीज है यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा कि देखें, जब हम पाकिस्तान में किसी से भी बात करते हैं तो आगे से एक जवाब आता है कि ये आप एक बात कर रहे हो एक स्पेशल स्पेशल कम्युनिटी के लिए। हर बंदा इस चीज में लाई जी नहीं हाँ। करता। तो क्या ये एक स्पेशल कम्युनिटी के लिए चीज है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, या हर बंदा इससे मतलब फायदा ले सकता है? मैं आंसर ये करता होता हूँ एग्जैक्टली कि मोबाइल यूज करते हैं ना सारे, हर बंदा मोबाइल यूज करता है, जी दैट इज ऑल्सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो लेकिन फिर भी वो एग्जैक्टली। लोग इस चीज पे कायल नहीं होते। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक स्कूल है गांव में। जी कोविड से पहले काफी टाइम से मैं उनको कह रहा था, मतलब मशवरा दे रहा था एक किस्म का कि आप डिजिटली ट्रांसफॉर्म करो अपने अपना सारा सेटअप। और ऊपर से कोविड आ गया, काफी टाइम भी वेस्ट हो गया, बच्चों का भी टाइम वेस्ट हुआ और सारे टाइम वेस्ट हुआ, और अभी तक उन्होंने नहीं किया। क्यों? वो कहते हैं कि यार हमारा स्कूल गांव में और यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, मतलब बेसिकली बहाना है कि तो रिसोर्सेज क्रिएट किए जाते हैं और हम कर हाँ, नहीं उसकी आपको सकते। एग्जांपल देता हूँ जी हारून के। लेटली मैंने एक ऐप देखी पाकिस्तान में। जी आ, जी
आप भी चेक कीजिएगा, डीजी खाता के नाम से। अच्छा, जी ये जी। ऐप जो है अकाउंट्स की ऐप है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। तो बड़ा ही सिंपल ऐप है कि उस ऐप में एक लेजर दे दिए गया है और इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं। हम्म अब आप एक मिसाल है कि एक आपका चाय का खोखा है, हम्म वेरी बेसिक थिंग। आपके पास 100 कस्टमर्स हैं। आप पहले अपने रजिस्टर में लिखते थे, अब आपने, जैसे ही आपके पास स्मार्टफोन है, एक सेल होती है, बंदा पैसे देता है या नहीं देता, आप उसमें ऐड कर देते हैं। उसी ऐप के अंदर आपने उस बंदे का फोन नंबर भी दिया हुआ है और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। तो हम्म आपकी ऐप जो है व्हाट्सएप के थ्रू ऑटोमेटिक रिमाइंडर सेंड करना स्टार्ट कर देगी वाह। ऑन पर लाइक योर स्केजुअल, कि आपने रोजाना की बेस पे रिमाइंडर भेजना है, हर 5 दिन बाद भेजना है, 10 दिन बाद, मंथ बाद। तो अब आप एक खोखे वाले के लिए कितनी आसानी पैदा कर रहे हैं उस ऐप के थ्रू, डीजी खाता के थ्रू, कि उसने अपने अकाउंट्स भी मैनेज कर लिए, उसको एक क्लिक पे पता लग गया कि उसकी सेल्स कितनी है, उसने लोगों को पैसे कितने देने हैं और उसने लोगों से पैसे कितने लेने हैं, किस क्लाइंट के पास कितने पैसे हैं उसके। और वो ऐप खुद ही खुद उस क्लाइंट को रिमाइंडर भी भेज रही है, उसको खुद से जाके रिमाइंडर सेंड करने की भी जरूरत नहीं। तो हम्म एंड दैट ऐप इज फ्री। जबरदस्त। द बेस्ट थिंग इज, तो एक स्मॉल बिजनेस जो है, जो चाहे शायद सब्जी बेच रहा है, बेसिक सा काम कर रहा है, वो किस तरह से अपने अकाउंटिंग को चेंज कर हम्म सकता है। और इस बिजनेस में एक एक रुपए का वैल्यू भी बहुत होती है और अकाउंटेबिलिटी रखना भी बहुत मैटर करता है। तो अब हम्म उनके लिए बहुत आसान हो चुका बिल्कुल जबरदस्त। है। तो इस तरह की छोटी सॉल्यूशंस लोगों को चाहिए। कोई स्कूल से रिलेटेड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो वो स्कूल्स यूज करेंगे। अ, इस तरह की, जैसे ये अकाउंटिंग का एग्जांपल था डीजी खाता का, तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल। हम्म जबरदस्त। इस तरह की अकेले में बहुत सारी एप्स हैं। इवन मतलब हम लोग जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग भी इवन घर के जितने एक्सपेंस होते थे वो मैनेज करने के लिए एप्स ही यूज करते थे, और वो बड़ी अच्छी मतलब एप्स हैं कि आपको ना कुछ करना पड़ता है, हर चीज आपकी खुद ही मैनेज हो रही या है। रेंट आपका खुद ही ट्रांसफर हो रहा है, और मतलब अच्छा काम, अच्छा सीन है। जी अकेले में नेक्स्ट बिल्कुल। क्वेश्चन चाहते हैं। जी मैं इसको। अच्छा, अकील भाई, आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया, अपनी नॉलेज भी शेयर की। तो आपके तो एक अपना एक अलहदा से एक सर्कल है जिसके अंदर लोग यही टेक्निक्स शायद यूज कर रहे हों, या किसी ने अभी रिसेंटली ही अडॉप्ट करना शुरू की हो, या आपने रिसर्च की हो तो आपको बाहर ग्लोबली कहीं पे कुछ ऐसा नजर आया हो कि ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने अडॉप्ट की, या एंटरप्रेन्योरशिप में उन्होंने मतलब जब एंट्री ली तो उन्होंने सक्सेस वाकई ही मतलब उनका मुकद्दर बनी, और उसके लिए उन्होंने क्या किया। तो कोई इस तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज जो कि प्रैक्टिकल रियल लाइफ में आपने मतलब देखी हूँ, या आपने पढ़ी हूँ, या आपने सुनी हूँ, जो यहाँ पे आप मेंशन करना चाहेंगे या शेयर करना चाहेंगे, ताकि लोगों का बिलीफ बैठे, ओके। ताकि वो समझें कि ये बातें नहीं है, ये वाकई असल में लोगों ने ये चीज की हुई है। वो काइंडली एक्चुअली हम बिग बिजनेस में से कुछ स्टोरीज डिस्कस करते हैं। एक स्टोरी हमारे पास, उस स्टोरी में हमें सक्सेस भी नजर आती है और फेलियर भी नजर आता है, उसको डिस्कस करते हैं। पहले नोकिया के, जब भी मोबाइल फोन आया तो नोकिया वाज वन ऑफ द पायनियर्स। और एक टाइम पे नोकिया दुनिया में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया की नंबर वन कंपनी। फिर क्या हुआ कि नोकिया ने इनोवेशन का वो वाला लेवल छोड़ दिया, और जिस टाइम एप्पल आईफोन मुतारिफ करा रहा है और सैमसंग ने सेम आईफोन की से मिलता जुलता एक फोन मुतारिफ कराया जो एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं। नोकिया ने क्या किया कि नोकिया अपना जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था, आई थिंक इट यूज्ड टू बी कॉल्ड सिम्बियस, उसके Symbian। साथ अटैच रहा, सिम्बियन। और नोकिया ने ना ही एंड्रॉयड को अडॉप्ट किया ना ही आगे बढ़ा। तो दुनिया की नंबर वन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, एंड पे जाते जाते बैंकरप्सी का शिकार, और वो दोबारा सेल हुई एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर को जो अब एंड्रॉयड बना रहा है। तो ये एक एग्जांपल है कि एक कंपनी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को 90s में एक्सेप्ट करती है, दुनिया की नंबर वन मोबाइल मैन्युफैक्चरर बनती है।
और इन 2000s वही कंपनी इस पे गिव अप कर देती है ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो वो कंपनी अपना सारा मार्केट शेयर खो बैठती। और हालांकि इट वाज अ लीडर और इट शुड हैव स्टेड द लीडर, बट नोकिया वेंट टू जीरो, रॉक बॉटम। तो जी आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो आप कैसे आगे बढ़ते हैं, और आप छोड़ते हैं तो आप कैसे सर के बल गिरते हैं। दूसरी एग्जांपल हम देते हैं अमेजोन की। अमेजोन का जब 2000 में अमेजोन पे बुक्स बिकना शुरू हुई, 90s में जेफ बेजोस स्टार्टेड सेलिंग बुक्स, और बुक्स भी इस तरह से कि दूसरे रिटेलर से उठा के ऑनलाइन पार्सल करना शुरू की, और उसके बाद अमेजोन ग्रो करता हुआ आज 1 ट्रिलियन प्लस की कंपनी है, और अमेजोन का जो ओनर है वो दुनिया में सबसे अमीर इंसान है। अमेजोन से बड़ी सिर्फ एक कंपनी है, वो सऊदी अरमको है। सऊदी अरब की जो नेशनल कंपनी है, जो उनकी ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल मैन्युफैक्चरिंग और उस सबको मैनेज करती है। जी तो अमेजोन इज poised to be the number one biggest company in the world कुछ अरसे में, वो अरबको से भी आगे चली जाएगी। तो अमेजोन ने ऐसा क्या किया? अमेजोन ने डिजिटलाइजेशन की, एक रिटेल बिजनेस की, और ई कॉमर्स का पायनियर बना, और उसी में आगे बढ़ते हुए उन्होंने इस तरह की टेक्नोलॉजीज बनाई, लाइक ड्रोन डिलीवरी, अपने डिलीवरी मेथड्स को इम्प्रूव करने के लिए। लाइक अमेजोन की जो सबसे बड़ी इनोवेशन गिनी जाती है वो ये है कि अमेजोन की वेयर हाउस मैनेजमेंट, एग्जैक्टली कि किस तरह से वो वेयर हाउस में चीज़ों को मैनेज करते हैं। अमेजोन के वेयर हाउसेस की दिलचस्प बात ये है कि वहाँ पे ये नहीं रखा जाता कि ओके ये ए है तो यहाँ पे ए से रिलेटेड हम प्रोडक्ट्स रखेंगे, या ये प्रोडक्ट सेक्शन गार्डनिंग है तो हम यहाँ गार्डनिंग की प्रोडक्ट्स रखेंगे। नो, अमेजोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए अपनी वेयर हाउस मैनेजमेंट इस तरह से करता है कि वो पैकेजेस के साइजेस को देखते हुए कंप्यूटर कैलकुलेट करता है कि ओके इस अलमारी के अंदर इतनी जगह है, लाइक 10 क्यूबिक फीट की जगह है। ओके, तो वो ये देखेगा कि अगर दो पैकेजेस 8 क्यूबिक फुट ले चुके हैं तो ऊपर के जो 2 क्यूबिक फीट है यहाँ पे कौन सा पैकेज आ सकता है। तो वो सॉफ्टवेयर ये डिसाइड करके ह्यूमन लेबर को बताएगा या रोबोट को ये बताएगा कि तुमने फलानी जगह पे ये जा के रख देनी। ओके, तो जब अब वो सिर्फ क्या इस चीज से हासिल कर रहे हैं, वेयर हाउस में स्पेस मैनेज हो रही है कि कम स्पेस में ज्यादा चीजें कैसे रखी जा रही हैं। और फिर उसी हेस्ट टेक में से उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू एक रोबोट ने जाके वो चीज जब ऑर्डर आएगा पिक करनी, और उसको इन्वेंट्री का भी पता है। तो ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट और स्पेस मैनेजमेंट है वेयर हाउस के अंदर, अमेजोन ने इसमें जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है दुनिया की किसी कंपनी के पास नहीं। तो ये वो इनोवेशन है जो अमेजोन को इस तरह से ग्रो करा रही। तो इसके बाद अगर हम तीसरा एग्जांपल गिनेंगे कि लेट्स मेक इट थ्री, इट्स टेस्ला। तो हर कोई इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स तो और कंपनीज भी बना रही हैं, बट वो इलेक्ट्रिक कार्स टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स जैसी नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर। टेस्ला जो है वो एक एक्सीलेंट एग्जांपल है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कोलैबोरेशन की। टेस्ला ने सिर्फ इलेक्ट्रिक कार नहीं बनाई, उसने एक लेवल 3 सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई, और वो सेल्फ ड्राइविंग जो एल्गोरिदम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। वो एल्गोरिदम इस तरह से है कि सपोज टेस्ला के फ्लीट में 1 मिलियन कार्स हैं, और वो 1 मिलियन कार्स ऑन एन एवरेज 10 माइल्स पर डे ट्रेवल करती हैं जस्ट। तो टोटल ट्रेवल कितना हुआ? 10 मिलियन माइल। अब वो जितनी भी इंटेलिजेंस गैदर होगी 10 मिलियन माइल्स की, वो सारी उनके सॉफ्टवेयर की डाटाबेस में सेंट्रल में आ जाएगी, और वो जो डाटा है कुछ अरसे बाद वो अपडेट होके ईच कार में चला जाएगा। तो वो सारी गाड़ियां एक दूसरे से सीख रहे हैं। उसकी एग्जांपल ये है कि आप एक रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, उस रोड में 2 मोड़ हैं, और एक जगह पे बारिश की वजह से एक पॉट होल क्रिएट हो चुका है। अब अगर टेस्ला की एक कार वहां से गुजरी है और उसने वो पॉट होल नोटिस कर लिया है तो वो सेंट्रल डाटाबेस में अपडेट हो जाएगा। अब पीछे से आने वाली हर गाड़ी को पता होगा कि वहां पे एक गड्ढा पहले से मौजूद। तो दैट्स हाउ इनोवेटिव टेस्ला इज। तो ये उन्होंने डिजिटलाइजेशन के थ्रू हासिल किया। तो इट्स लाइक
टेस्ला की कार्स एक ह्यूमन माइंड के हिसाब से देखा जाए तो एक टीनेजर जितना माइंड रखती है। तो अगर वो नॉर्मली ये डाटा कलेक्ट करते और उसको इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सिखाना चाहते तो दैट कुड हैव टेकन 100 years और मोर, लेकिन ये 2-3 सालों में हो गया। तो 3 सालों में सिर्फ डाटा पूलिंग की बेस पे हो गया। तो टेस्ला ने जो अपना सॉफ्टवेयर बनाया, जो गाड़ी को डिजिटलाइज किया, उसकी वजह से वो इतनी इनोवेटिव है। अच्छा, उस इनोवेशन का टेस्ला को क्या फायदा है? टेस्ला को ये फायदा है कि टेस्ला आज 3 बिगेस्ट अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उन सब की कलेक्टिव वैल्यू से भी ज्यादा वैल्यू रखती है। तो इट्स दैट ह्यूज राइट नाउ ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो यस, दैट्स हाउ डिजिटलाइजेशन इज चेंजिंग लाइव्स। आप इसको बिल्कुल। उबर करीम की शक्ल में भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने गाड़ियां रखनी छोड़ दी बिकॉज दे हैव अ कार अवेलेबल फॉर देम एवरीवेयर। इस तरह से बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिल गई। तो ये सब डिजिटलाइजेशन के ही फ्रूट्स हैं जो पीपल आर ईटिंग देम। बिल्कुल, उसमें भी याद है जब स्टार्टिंग में आई थी उबर करीम तो कंप्लेन करते थे लोग के बेचारे टैक्सी वालों की जॉब चली जाएंगी और ये तो बड़ा जुल्म हो गया गरीबों के साथ, इनका क्या बनेगा। लेकिन आपने देखे इसने कितनी जॉब्स क्रिएट की और इन्होंने कितना बिजनेस बूस्ट किया। एक बंदे को जितने मतलब पहले कस्टमर्स मिलते थे, इवन एक बूढ़ा बंदा जिसे मोबाइल यूज नहीं करना आता था, उस बंदे ने भी इस चीज का फायदा उठाया। बिल्कुल। इस डिसरप्शन की एग्जांपल ये है कि आई रिमेम्बर लाहौर अल्फा ग्रीन टावर के सामने लाहौर की रक्षा यूनियन ने बहुत बड़ा एहतजाज किया था, करीम कह गए। तो हम्म, इट्स ट्रू कि कुछ रक्षा वाले शायद जॉबलेस हो गए, मैं मानता हूँ। बहुत सारे रक्षा वाले अब उबर करीम की एप्स यूज करें और वो ये हम्म, कहते हैं कि हमारी इनकम पहले से ज्यादा। और कुछ हम्म, रक्षा वाले जो हैं जहाँ पे जॉबलेस हुए, कुछ रक्षा वालों की जिंदगी चेंज भी हुई है, वो अब गाड़ियां चला रहे हैं, वो रिक्शा नहीं चला रहे। हम्म, तो आप इस चीज को यूं भी देख सकते हैं। तो दैट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि आप उस चीज को किस तरह से लेते हैं और किस तरह से अपनी जिंदगी पे अप्लाई कर सकते हैं। आप जॉबलेस भी हो सकते हैं और आप अपने रिक्शे को कार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। It's up to you। एग्जैक्टली। एक्चुअली हमारे पाकिस्तान का एक अलमिया है कि सबसे पहले जो थिंकिंग आती है एक माइंड में, एक सबसे पहला फौरन जो एक मतलब हमारा माइंड प्रोसेस करता है वो ये है कि वो नेगेटिव थॉट ही प्रोसेस करता है। उसके बाद बिल्कुल। कहीं या जाके जब देखता है कि यार कोई बंदा सुन नहीं रहा, फिर पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं। तो ये एक बिल्कुल। हमारा अलमिया है। और हालांकि जो मतलब आपने एग्जांपल दी है, पिंडी में, पिंडी इस्लामाबाद में सारे उबर करीम यूज कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग अ लॉट। हम्म और एक मैनेज्ड या अर्निंग है, इसकी तरह नहीं है जिस तरह पहले लोग यूज करते थे कि आई चली गई, आई चली गई। तो काफी फायदा हुआ है, अगर ब्रॉडर टर्म्स में देखें तो बहुत फायदा हुआ है डिजिटलाइजेशन का। बिल्कुल। अच्छा, दुनिया भर में एक चीज थ्योरी है अर्ली अडॉप्टर्स की। अर्ली अडॉप्टर्स वो लोग होते हैं जिनकी उम्र कम होती है, दे आर लाइक 14 years to 24 years। और ये वो लोग होते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को सबसे पहले इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, लाइक टिकटॉक का यूज। तो ये जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं ना, ये पहले आगे बढ़ते हैं, फिर उसको देखते हुए, क्योंकि इन लोगों के अंदर ना रिस्क लेने का खौफ नहीं होता, दे हैव नथिंग बिल्कुल टू नहीं लूज। होता, बिल्कुल सही है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी या कोई नई चीज आएगी, उसको सबसे पहले अर्ली अडॉप्टर्स यूज करेंगे। अर्ली अडॉप्टर्स को देखते हुए एक सेकंड वेव आएगी लोगों की, जो 24 से लेके आप कह सकते हैं 40-35 इन एजेस के दरमियान होगी। फिर वो लोग उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेंगे, और जब ये मैसेज अडॉप्ट करने लग जाएंगे तो फिर आखिर में सबसे लास्ट में वो लोग आएंगे जो अगेंस्ट होते हैं, जो रिलक्टेंट होते हैं, द हम्म, रिलक्टेंट ग्रुप। इसकी जनरली एज 40+ होती है, 65-70 years ऑफ एज। ये सबसे आखिर में आते हैं। Exactly. तो अर्ली अडॉप्टर्स को देखा जाए तो पाकिस्तान में नौजवान पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा एवरेज है। तो हमारे यहाँ अगर कोई नई टेक्नोलॉजी या चीज लॉन्च की जाती है, उसको अडॉप्ट करने वाली एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन मौजूद। यू जस्ट नीड टू फाइंड द राइट पेन पॉइंट और उसका आपको हल चाहिए। और हमारा मुल्क कोई छोटा मुल्क नहीं है, दुनिया का 6th largest कंट्री है बाय पॉपुलेशन। तो बिल्कुल। ओके, वी आर लो ऑन इनकम, ये मानने की बात है, लेकिन आपके पास पोटेंशियल देखें कि आप दुनिया के छठे सबसे बड़े मुल्क की बात कर रहे हैं।
तो आप क्या नहीं कर सकते, जस्ट इमेजिन। एग्जैक्टली। इट वॉज वेरी नाइस सेशन सो फार। अकील भाई आपने बहुत इंफॉर्मेटिव सारी चीजें हमें बताई और ऑडियंस को भी लाजमी इससे कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट्स को अगर देखा जाए तो साथ साथ जो कमेंट्स आते रहे हैं हर कोई आपकी बात में हामी ही भरता रहा, एब्सोल्युटली राइट, अच्छा एग्जैक्टली। और इसके अलावा लेट्स मतलब उनका मोहम्मद जीशान हैदर ने आपका साथ दिया। ए इंथुजियास्टिक हमारे ऑडियंस के मतलब उनको हमेशा होता है कि ये वीडियो हमें बाद में रिकॉर्डेड मिल जाएगी कि नहीं, तो ये आप लोगों को मिल जाएगी। इसकी जो जो सी चीजें हैं टॉपिक और जो भी डिस्कशन हुई है वो आप लोग बाद में देख सकते हैं। सुमन अली ने कहा ये एब्सोल्युटली राइट, उन्होंने भी साथ आपकी हामी भरी। इसी तरीके से मरियम ने भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक क्वेश्चन बल्कि बीच में आते रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं। कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत आए हैं इस तरह करके, तो कि भाई कोरोना हमें मतलब सिखा रहा है, पॉजिटिव उसके एस्पेक्ट्स उन्होंने किए। तो ये क्वेश्चन है को भी ले लेते हैं कि सर स्किल्स ना होना इशू है या प्रोफेशनल एथिक्स एंड एटीट्यूड लैक मतलब करना ये इशू है, मतलब ये इशू बेसिकली इनमें से है क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड इस क्वेश्चन से रिलेटेड व्हेन आई एम हायरिंग समवन, जो मैं किसी बंदे को हायर कर रहा होता हूँ तो उस पे मैंने एक पैमाना बनाया हुआ है। वो पैमाना ये है कि अब जब किसी बंदे को हायर कर रहे हैं तो मैं ये देखता हूँ कि उस पर्सन का एथिकल एटीट्यूड कैसा है। अगर वो इंसान पॉजिटिव है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है और ही इज अ टीम प्लेयर, दूसरों को साथ लेके चल सकता है, तो मैं उस इंसान को उस बंदे पे प्रेफर करूंगा कि जिसकी उससे स्किल्स ज्यादा होंगी लेकिन उसका नेगेटिव एटीट्यूड होगा। व्हाई? बिकॉज आप अगले बंदे को स्किल्स सिखा सकते हैं, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आप उस इंसान की सपोज उसकी 30 ईयर्स एज है, आप उसकी पिछले 30 साल की जो पर्सनैलिटी है आप उसको रातों रात चेंज नहीं कर सकते। Exactly. तो अगर उस इंसान के अंदर पॉजिटिविटी है और वो लर्न करना चाहता है, उसके अंदर स्किल्स कम है, नो प्रॉब्लम, ही विल लर्न एंड ही विल ग्रो। उसके साथ साथ आप भी ग्रो कर रहे होते हैं एज अ बिजनेस और कंपनी। तो लेकिन अगर ही इज वेरी गुड स्किल्स वाइज बट ही इज वेरी नेगेटिव, तो वो ये करेगा कि वो अपने साथ साथ पूरी टीम को भी नीचे ले आएगा। बिल्कुल, वो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बिल्ड कर देता है और काम से फोकस हट जाता है लोगों का और एनवायरनमेंट खराब। हाँ, हम अमेजोन के सीईओ की बात कर रहे थे, जेफ बेजोस की। तो जेफ बेजोस हैज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू से अबाउट हायरिंग समवन, कि आप उस बंदे को हायर करें जो आपकी कंपनी के कल्चर में फिट बैठता है और ही इज दैट कैपेबल कि आप उसको किसी शाम अपने साथ खाने पे ले जा सकें और गपशप कर सकें। लाइक वो इतना लाइक माइंडेड और इतना अच्छा जो है उसका एटीट्यूड होना चाहिए, इतनी अच्छी उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि वो आपके साथ सोशल गैदरिंग्स में भी जा सकता। तो दैट्स ये लेवल होना चाहिए आपका कल्चरली फिट होने का एक दूसरे से। तो आई विल गो विद अ पर्सन हु हैज लेस स्किल्स बट गुड एथिक्स एंड एटीट्यूड्स एंड मोरल वैल्यूज। बिल्कुल, बहुत सही जवाब दिया आपने। बिल्कुल, और प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब देखा जाए तो बिल्कुल मुझे याद है जब हम ग्रेजुएट होने लगे थे रिसेंटली, उसी टाइम पे हमारे एक थे सर, उन्होंने क्या कहते हैं, आफ्ताब मारूफ साहब हमारे पास के काफी मशहूर टीचर हैं, उन्होंने चिन्योट कैंपस पास का बनाया है। उन्होंने एचईसी में ये प्रॉपर एक कोर्स मतलब ऐड करवाया था, प्रोफेशनल इश्यूज इन आईटी, जिसके अंदर आपको वो एथिक्स सिखाने के लिए प्रॉपर ट्रेन करते हैं कि ये इश्यूज आते हैं और आपने इसको अवॉइड करना है टू बिकम अ यूजफुल रिसोर्स। तो ये इतना एक इसकी एक इम्पोर्टेंस है और आई थिंक सो इसको मतलब जैसे कि आजकल लोगों ने ट्रेनिंग्स और ये सारा कुछ स्टार्ट किया हुआ, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसके ऊपर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। एग्जैक्टली। मैं इसको सेकंड करूंगा कि जितने आपके बड़े लाइक जितने वो हैं सीए करवा रहे हैं या कोई इस तरह की जो प्रोफेशनल एजुकेशन करवा रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई एग्जाम इसका लाजमी होता है जिसमें बिहेवियर एंड स्किल्स दोनों पे आपको काम करवाया जाता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल में आप देख सकते हैं कि बड़ी कंपनीज लाइक
Fortune 500 कंपनीज लाइक गूगल, उनकी हायरिंग में साइकेट्रिस्ट साथ बैठता जो फ्यूचर एम्प्लॉय की साइकोलॉजी को स्टडी कर रहा होता है। एग्जैक्टली। या आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपकी आर्मी की एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें भी मतलब आपकी जब इनटेक होती है तो साथ एक साइकेट्रिस्ट बैठा होता है, एक नहीं पैनल बैठा होता है पूरा। तो वो बेसिकली यही चीज देख रहे होते हैं कि ये बंदा फिट होगा हमारे अंदर या नहीं फिट होगा। कैपेबिलिटीज इररिलेवेंट ऑफ कैपेबिलिटीज डाली जा सकती हैं, लेकिन साइकी चीज नहीं की जा सकती। एग्जैक्टली। मैं अपनी एग्जांपल याद करवाना चाहूंगी आप दोनों को, अगर याद होगा मेरे जब क्योर एमडी में हुआ था तब मुझे याद है कि मेरे साथ के टॉपर्स थे, उनका नहीं हुआ था और वो मतलब वो इस तरह हो गए थे कि मतलब हमारा क्यों नहीं हुआ, मिसबा तुम्हारा हो गया, क्या हुआ था ऐसा। तो वो बात ही होती है कि पर्सनैलिटी को एनालाइज कर रहे होते हैं। एक तो मैंने जो अभी तक अपने कैरियर में चीज देखी, पहले मैं खुद इंटरव्यूज देती थी, फिर मैंने स्टेज पे इंटरव्यूज लिए, लोगों को हायर किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हमारी कंपनी है। तो ये चीज देखी है कि एक ऐसा बंदा जो फ्लेक्सिबल हो, मोल्डेबल हो और अटेंटिव भी हो, और एक होता है ना विलिंग टू चेंज हो। ठीक है, उसके अंदर सब कुछ हो, उसके अंदर विलिंगनेस ही ना हो, वो मतलब अपने आप को ही मतलब एट द मतलब उसको समझे कि आई एम वेरी मतलब in a very right form and I don't have anything to change। तो ऐसे बंदे को आप मोल्ड कर ही नहीं सकते, बेशक उसकी मतलब स्किल सेट कितना भी हो। तो ये जो ट्रेड्स होते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई एम रियली वेरी सॉरी, नो प्रॉब्लम। इसकी मिसाल आप कुदरत से ले सकते हैं कि जितने भी कांटेदार दरख्त होंगे, जैसे कीकर है, वो सीधा तना हुआ अकड़ा हुआ दरख्त होगा, और जो फलदार दरख्त होगा वो झुका हुआ छोटा सा दरख्त होगा जिसकी हर टहनी जो है फलों से भरी हुई होगी। तो इस चीज़ को आप फर्दर लेके चलें तो हर वो दरख्त जो तूफान के वक्त पे झुकता नहीं है वो तने से उखड़ के गिर जाता है, और वो टहनी जो झुक जाती है, जो लचकदार होती है, चेंज एक्सेप्ट करती है, वो सलामत रहती है, वो बच जाती है। तो आपको टाइम के साथ एडजस्ट करना होता है, सिचुएशंस के साथ एडजस्ट करना होता है, और आज की इकोनॉमी में आपको स्किल्स को लर्न करना है, अनलर्न करना है और फिर रीलर्न भी करना है। बिल्कुल तो सही बात है। एक और क्वेश्चन आया है अकील भाई, वो भी ले लेते हैं कि उन्होंने एक तो हामी भरी कि यू आर एब्सोल्युटली राइट। उन्होंने पूछा कि आई वुड लाइक टू नो हाउ टू इम्प्रूव प्रोफेशनल एथिक्स इन योर ओपिनियन, के मतलब आपके ख्याल से इन एथिक्स को एक अपने अपने वर्क कल्चर में कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अच्छा, प्रोफेशनल एथिक्स जो है ना, आपकी पर्सनल एथिक्स की बुनियाद पे होती हैं, और आपकी पर्सनल एथिक्स क्या होती हैं उसको पंजाबी में कहते हैं, पुराने बूढ़े कहते हैं चूल्हे दी तमीज़, जो आप अपनी वालदा से अपने घर से सीख के निकलते हैं, उससे आप आगे बढ़ते हैं, तो फिर उन चीज़ों को आपके स्कूल में जो मौजूद टीचर्स होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग करते हैं। इवन यूनिवर्सिटीज़ आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग कर रही होती हैं। आपको बुकिश बेसिक नॉलेज के अलावा कोई वो एक्सट्रीमली अच्छा, लाइक आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं सपोज, तो अच्छा डेवलपर नहीं बना रहे। अगर आप MBA कर रहे हैं तो आपको कोई बहुत अच्छा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना देंगे। यूनिवर्सिटी क्या कर रही होगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रही होगी। तो आपकी जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस का मजमुआ होती है। वो मजमुआ आप अपने घर से लेके चलते हैं, अपने स्कूल में आगे लेके चलते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपके साथ क्या हुआ, आपने कैसे बिहेव किया, उस चीज़ का मजमुआ होता है। इस सब में एक चीज़ अगर आपके अंदर है, पॉजिटिविटी, अगर आप मुस्बत इंसान, तो इसमें आपके साथ बुरा भी होगा तो आप एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस लेके निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली इट्स गुड, लेकिन अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो वो नेगेटिव थिंकिंग जो होगी आपकी पर्सनैलिटी को ओवरऑल डिस्ट्रॉय करती है। ये आपके लिए है अकील भाई, वो कह रहे हैं उनका नाम लेते हैं, वो कह रहे हैं कि ही इज माय मेंटर एंड आई वुड लाइक हिम टू से माय नेम। Okay, Shehzad, yeah, I know him, and he manages my call center and deals, and yeah, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने में आपसे सीख रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता। मे बी ही इज वन ऑफ देम। थैंक यू शहजाद। चलिए जी हारून, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए।
और जी हमारा अकील भाई, सेशन अकील भाई बातें बहुत अच्छी हो गई, बड़ा मजा आया सेशन का। और जाते जाते एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हमारे ऑडियंस को एक क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपनी अपनी लाइफ के एग्जांपल के साथ। ओके। पहली चीज, बीइंग एन, अगर हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, और मैं भी एंटरप्रेन्योर, इसको लेके जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने लगती हैं तो मेरी एक मंत्रा डेवलप हुई है आफ्टर सम लॉसेस, के स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग एंड फेल अर्ली। एग्जैक्टली। आप किसी भी स्टार्टअप में जा रहे हैं, ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉलर स्केल। ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, उसको एज एन एक्सपेरिमेंट रन करें, उस पर काम करें, पर्सनल एफर्ट बहुत दें, लेकिन फाइनेंशियल जो है ना थोड़ा कम रखें ताकि आप पे बर्डन ना पाए। ये आपका स्टार्ट स्मॉल हो गया। थिंक बिग, गो के शायद आप अकेले उस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन आप उसको एक बिलियन डॉलर कंपनी के तौर पे सोच सकते हैं। ये आपके ख्वाब ही हैं। जितना आपकी सोच बड़ी होगी, उतनी ही आपकी अप्रोच ज़्यादा होगी, उतनी आप अपनी दुनिया को बड़ा कर सकते हैं। तो थिंक बिग, थिंक टू द एब्सोल्यूट एक्सट्रीम्स के, सितारों से आगे जहां और भी हैं। थिंक बिग एंड फेल अर्ली। फेल अर्ली इसलिए कि अगर आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे हैं और वो कामयाब नहीं हो रहा, आप लोन लेके या किसी तरह से भी इन्वेस्टमेंट पकड़ के लगा रहे हैं, या अपना पर्सनल टाइम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और आपको कोई कामयाबी की उम्मीद नजर नहीं आ रही, तो फेल अर्ली, गिव अप और कुछ नया कर लें। लास्ट ये नहीं है कि आपका यही आइडिया ही आखिरी आइडिया है दुनिया का, ठीक है। तो अर्ली फेल करने का ये होगा कि आप कुछ लेसन्स लर्न करेंगे और अगले काम की तरफ चले जाएंगे। तो फेल अर्ली से ये भी होगा कि आपकी जो है ना, जो पर्सनल आपका क्या कहना चाहिए कि सेल्फ बिलीफ है अपने ऊपर, वो भी ज्यादा नहीं टूटेगा। अगर आप ज्यादा आगे जाके फेल होते हैं तो आप बहुत सारा वक्त जाया कर चुके होते हैं, और फिर से स्टार्ट करने में आपको मुश्किल होती है। तो आई विल रिपीट अगेन, स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग एंड फेल अर्ली, और जबरदस्त। जरूरत पड़े तो देन स्टार्ट अगेन। एग्जैक्टली ये तो लूप में चलता रहता है कि स्टार्ट अगेन जब तक नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में वो एक तो पॉजिटिविटी भी नहीं आएगी और आपकी ग्रोथ भी नहीं होगी। ये लूप में चलता रहेगा हर चीज। तो अकील भाई बड़ी अच्छी आपने मतलब बात की कि मतलब मेरे ख्याल में लाइफ का क्रक्स है ये, जो आपने बता दी है। स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग एंड फेल अर्ली, ये हर चीज में हम अप्लाई कर सकते हैं। और नेवर स्टॉप, एंड कभी नेवर रुकना स्टॉप। नहीं है, गिव अप ना करो। फोर्थ बिल्कुल ये है कि लोग गिव अप कर जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, तो वो भी नहीं होना। एग्जैक्टली। और यहाँ पे बिल्कुल। अकील भाई, हारून ने कहा कि, सॉरी, हारून ने कहा कि आप इसको हर चीज में अप्लाई कर सकती हैं, इवन आप इसको रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं कोई चीज नहीं आपके लिए टॉक्सिक है तो यू कैन गिव अप। नहीं 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 अकील भाई, ये अच्छा सबक नहीं ओके। अच्छा। है। आज आपको तो पता है मेरे इन लॉ हारून के फादर उस दिन बड़े मजे से आगे बता रहे, पता है इमरान, वो मुझे हमेशा कहते हैं तुम्हारा इमरान खान, क्योंकि मैंने इमरान खान को वोट किया, तो हमेशा मुझे कहते हैं हाँ, आगे जब भी इमरान खान कुछ गलत कर होता है, इधर आओ मिसबा तुम्हारा इमरान खान ये कह रहा है। तो वो अंकल हुसैन कह रहे हैं तुम्हारा इमरान खान कह रहे हैं जी लॉ पास होता है, असेंबली में बिल पास करो दूसरी शादी का ना। तो मैंने कहा क्या ये तो नहीं कह रहा जो शादी नहीं करेगा उसको कुछ सजा होगी। नहीं अभी तक ये चलें, नहीं अच्छी करा। बात है कि आप, यू ओन इमरान खान, तुम्हारा इमरान खान। लिटरली हर चीज होती है ना, मुझे स्पेशल ढूंढ के अंकल बताते हैं ये देखो तुम्हारा इमरान खान ये कर। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। तो इसी सारे बहुत अच्छा सेशन रहा, टाइम का भी नहीं पता चला आपके साथ अकील भाई, आपके साथ हमेशा पता ही नहीं चलता। अल्लाह आपको सलामत एग्जैक्टली। रखे और अल्लाह आपको कामयाब करे, और आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। हमें इसी चीज के साथ आपका मशवरा चाहिए, हमारे लिए कोई सजेशंस, हमारे लिए कोई फीडबैक कि अभी तक जो हम लोगों ने किया उसमें कोई गलती नजर आई हो, या आपको लगता है कि ये चीज ऐड अप होनी चाहिए, तो वी आर ऑलवेज वी वेलकम क्रिटिसिज्म एंड वी टेक इट वेरी पॉजिटिवली, क्योंकि ये होना चाहिए। ओके। आई विल से कि आप लोगों को यूट्यूब भी स्टार्ट कर लेना चाहिए था। जी तो जी। ओके, हमने वाई? किया है, लेकिन उस पर हम जरा भी मतलब बस अपलोड कर रहे हैं, कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए, वो थोड़ी सी उसके ओके, लिए कुछ टिप्स दे दें तो अच्छी बात है।
ओके, आप जो भी काम कर रहे होंगे ना, आप उसको एज ए ब्रांड लेके चल, उसको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इवन पिंटरेस्ट, हर प्लेटफॉर्म पे चलाएं। वाई? होता ये है कि अगर आप अपनी एक ब्रांड एस्टेब्लिश करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग रिपब्लिक को हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद होना चाहिए। तो आपका हो सकता है कि एक फॉलोवर जो है वो इंस्टाग्राम को रूटीन में यूज करता हो, फेसबुक को यूज ना करता हो। एक फॉलोवर ऐसा हो सकता है कि जो यूट्यूब पे प्रेजेंट रहता हो बजाय फेसबुक के। तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। सेकंड, आई विल सजेस्ट कि आप लोगों को केस स्टडीज करनी चाहिए। आप लोग अपनी इन जो 2 सेशंस हैं, इन बिटवीन देम आप एक केस स्टडी का सेशन रख सकते हैं वीक के मिडल में, जो आप हमारे पाकिस्तान के किसी भी बिजनेस को लेके लोकल एग्जांपल्स ज़्यादा आसानी से लोगों को समझ आएंगे, लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। आप लोकल किसी बिजनेस की, लाइक सपोज खाड़ी की हम बात करते हैं कि खाड़ी किस तरह से एक कपड़ों की ब्रांड थी जिसने अपने आप को फेसबुक के थ्रू इस्टेब्लिश किया, बिल्कुल। और किस तरह से वो लोगों के माइंड्स में गई है। ठीक है, तो आप इस तरह से एक केस स्टडी करेंगे कि हाउ खाड़ी बिकम सक्सेसफुल। देन आप कर सकते हैं कि दराज की केस स्टडी कर सकते हैं, पाकिस्तान के किसी और स्टार्टअप की केस स्टडी कर सकते हैं। तो वो केस स्टडीज जो होंगी, दे विल क्रिएट अ वायरल वैल्यू टू योर वीडियोस। तो मेरे ख्याल में लोग उसको सर्च करके ज़्यादा एक्सेस करना चाहेंगे, और यूट्यूब आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो। इंशाल्लाह अज़ीज़, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बता दें, हम लोगों ने अपनी प्रेजेंस साथ साथ अलाइव रखी है इन सोशल मीडिया फॉरम्स पे, तो रखी हुई है। यूट्यूब इज समथिंग, मतलब उसके ऊपर अभी हम लोग मतलब अपलोडिंग वगैरह भी मतलब थोड़ा जैसे कहते हैं ना प्रॉपर तरीके से अभी साथ नहीं लेके चल रहे, लेकिन इंशाल्लाह उसके ऊपर भी प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी काम करना। और हमने केस स्टडीज वाली एग्जांपल बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी सजेशन दी, क्योंकि केस स्टडीज को देख के मतलब लोगों को वो कहते हैं ना, दिखता है वो बिकता है। जब तक कोई कुछ चीज नजर नहीं आती उनको, और जब स्पेसिफिकली आपने अगर लोकल मार्केट एग्जांपल देंगे तो उन्हें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी आएगी, उन्हें समझ आएगी कि अच्छा ये कोई वाकई कोई रियल टाइम की बात हो रही है, हमारी दुनिया की बात हो रही है। अगर उनसे किसी बाहर की ब्रांड की बात करें, उन्हें लगता है कि शायद ये पता नहीं क्या बातें ही करते रहते। और यूट्यूब को आप इस तरह से लेके, इट्स द बिगेस्ट वीडियो सर्च इंजन। बिल्कुल, इट्स नॉट अ प्लेटफॉर्म टू अपलोड वीडियोस। तो आप जब अच्छी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के साथ जा रहे होंगे यूट्यूब पे, तो आपको रेलेवेंट लोग मिलेंगे जो जेनेरिकली आपकी इंडस्ट्री को सर्च कर रहे होंगे। ये जो होगा ना, आपकी बिगेस्ट फैन फॉलोइंग क्रिएट होगी वहां से, क्योंकि ये वो लोग होंगे जिनको डिजिटल मार्केटिंग और स्पेशली पाकिस्तान से रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो। तो ये आपकी ट्रू फैन बेस होगी, क्योंकि ये यूजर जो है एक इंटेंट के साथ आ रहे हैं। they are not coming randomly, they are coming with a specific intent to learn about digital marketing. तो ये आपकी लॉयल ऑडियंस होगी दूसरे प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको बताता जाऊं मिसबा के अकील भाई मुझे बड़े टाइम से कह रहे हैं, बड़े टाइम से मतलब मुझे फोर्स कर रहे हैं कि यूट्यूब भी स्टार्ट करो, साथ साथ यूट्यूब भी स्टार्ट करो। लेकिन अकील भाई असल में इशू ये था कि टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा एक इशू रहा है। वो आपको भी पता है, आपके साथ भी यही चीज चल रही है। तो इंशाल्लाह विद टाइम हम सारी चीजें लाइन करेंगे साथ साथ इंशाल्लाह। और अच्छा लगा आप लोगों को दोनों को देख के। although you are apart physically but you guys are together mentally, और आप जो लोग हैं स्पिरिचुअली, और आप लोग कहना चाहिए कि इमोशनली एक दूसरे के साथ हो। तो ये बड़ी खुशी है आप लोगों को एक साथ देख के। इसी तरह से खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच अकील भाई, बहुत मजा आया आपके साथ, और हमारे ऑडियंस ने भी आज बहुत ज्यादा एंजॉय किए, और स्पेशली हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और हम लोग दोनों, आपको पहले भी बताया था, इकट्ठे आए भी इसी वजह से थे क्योंकि यू आर आवर स्पेशल गेस्ट। तो काफी मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, हमें टाइम देने के लिए, और बहुत मजा आया इन द एंड। जी बहुत आपने इन्फॉर्मेटिव, एक पूरी सेशन, बहुत डिटेल में आपने हर चीज समझाई। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी कुछ प्लान आउट करेंगे, आपका टाइम लाजमी लेंगे। यू आर आवर मेंटर एज वेल। ठीक है,
ये हम I'm just a one call starting away. में, Okay. yes, you are such a humble personality and that is what we love about you. Yep. Thank you so much. ठीक है, have a great weekend. थैंक यू सो मच अकील भाई, यू टू हैव अ ग्रेट वीकेंड। और इसी चीज के साथ अल्लाह हाफिज। Okay, Allah. अल्लाह हाफिज। जी, अब हम दोनों रह गए हैं, अभी सेशन हमारा लाइव ही है। ऑडियंस के साथ एक दफा मतलब उनसे इजाजत ले लेते हैं और फिर अपना सेशन एंड करते हैं। जी 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 जी। मेरे ख्याल में काफी मजा आया होगा ऑडियंस को आज के सेशन में, क्योंकि अकील भाई ही इज अ वेरी हम्बल, और आपको पता है कि अकील भाई ने हर चीज, हर एक चीज बड़े एक लेमैन के अंदाज से समझाई है। और मेरे ख्याल में जिसको नहीं भी समझ आनी थी उसको भी समझ आ गई होगी, कोई टेक्निकल टर्म यूज नहीं की। और ये बड़ी अच्छी बात है कि एटलीस्ट यार आप कहीं पे जाते हो, आप टेक्निकल टर्म यूज करोगे, आधे लोग सुनेंगे ही नहीं आपको। तो ये बड़ा मतलब मजा आया, बड़ा ही अच्छा सीन था, बड़ा मजा आया अकील भाई के साथ। ही इज वेरी हम्बल और वेरी गुड पर्सनालिटी। जी मिस। थैंक यू सुमन। सुमन कह रही है सच अमेजिंग पर्सन यू आर सर। वो उन्होंने भी सेशन से अंदाजा लगा लिया, हमारी जितनी भी ऑडियंस है उन्हें भी पता लग गया होगा। सुमन ये हमारे भी मेंटोर रह चुके हैं एंड इज एक्चुअली वेरी वंडरफुल पर्सन एंड अमेजिंग पर्सनैलिटी एज वेल। सो हमारी यही कोशिश होती है हम इसी तरह के अपने गेस्ट को बुलाएं जो कि एज अ पर्सन भी अच्छे हैं और जो जिनका एक्सपीरियंस भी ऐसा है जो कि आप लोगों के काम आ सके। उन्होंने अपनी लाइफ इस चीज में लगाई होती है और उन्हीं से हम उन्हीं की लाइफ से रिलेटेड और उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस करते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम फायदा हो। और इसी यही हमारी कोशिश और हमारी मेहनत है और हमारी दुआ है कि हम अपनी मेहनत में कामयाब रहें, आप लोगों का भी फायदा हो और उसी आपका फायदा होगा तो ही हमारा भी फायदा होगा। तो यहीं पे हम आप लोगों से इजाजत लेते हैं और हम हैव अ हैप्पी वीकेंड और हमें इजाजत दें। आपसे दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे सेशंस में। यस, अल्लाह हाफिज एंड अल्लाह हाफिज। बाय बाय। अल्लाह हाफिज।